चैप्टर 2001 टू 2010। स्वर्गीय ईगल बॉय ने सुना कि येज़िवेन ने पहले जून डिंगटियन को हराया था, इसलिए वह येज़िवेन को हराकर यह साबित करना चाहता था कि जून डिंगटियन कुछ भी नहीं था। जून डिंगटियन को येज़िवेन ने हराया था और येज़िवेन को उससे हार मिली थी। क्या यह कुछ साबित करने के लिए काफ़ी नहीं था? सभी प्रकार की अफवाहें स्वाभाविक रूप से दूर हो गईं। हालांकि यह विचार थोड़ा भोला था, यह गॉर्डियन गांठ को काटने का एक अच्छा तरीका था। केवल एक चीज़ वह चूक गया था कि येज़िवेन उसकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। न केवल वह अपना प्रभुत्व स्थापित करने में विफल रहा, बल्कि उसे येज़िवेन द्वारा पीट कर मार डाला गया। अगर टाइगर हेड लॉर्ड का अचानक हस्तक्षेप नहीं होता, तो येज़िवेन द्वारा उसकी मार्शल आर्ट को पंगु बना दिया गया होता। कहा जा सकता है कि उन्हें दोहरा नुकसान हुआ। इस समय फॉलन मून सिटी में येज़िवेन के एक पीक प्रोफाउंड डेथ रियल्म विशेषज्ञ को मारने की खबर पहले ही फैल चुकी थी। बहुत से लोग अवाक रह गए। वह एक गहरा मृत्यु क्षेत्र विशेषज्ञ था। वह सड़क किनारे गोभी नहीं था जिसे यूं ही मारा जा सकता था। कोई आश्चर्य नहीं कि येज़िवेन हेवनली ईगल बॉय को इतनी आसानी से हराने में सक्षम थी। मैंने मूल रूप से सोचा था कि वह केवल लेट प्रोफाउंड डेथ रियल्म में था। अब ऐसा लगता है कि मुझसे गंभीर गलती हुई थी। वह लेट प्रोफाउंड डेथ रियल्म विशेषज्ञ कैसे हो सकता है? स्वर्गीय ईगल बॉय की हार कोई अन्याय नहीं था। यह सही है। यह येज़िवेन बहुत चौंकाने वाला है। वह वास्तव में गहन मृत्यु अवस्था के चरम पर एक अस्तित्व को मारने में सक्षम था। भले ही वह एक हत्यारा था, फिर भी वह गहन मृत्यु चरण के चरम पर एक अस्तित्व था। इस तरह येज़िवेन की ताकत शायद 5 महान शिष्यों के बराबर है। यह सही है। इस बार स्वर्गीय ईगल बॉय ने वास्तव में खुद को अपमानित किया है। आपको क्या लगता है कि जून डिंगटियन कौन है? वह 5 महान शिष्यों को छोड़कर किसी की परवाह नहीं करता। यहाँ तक कि एक देवता के अवतार जैसे व्यक्ति को भी येज़िवेन ने हरा दिया था। कोई कल्पना कर सकता है कि येज़िवेन कितनी शक्तिशाली है। स्वर्गीय ईगल बॉय वास्तव में येज़िवेन को हराना चाहता था ताकि यह साबित किया जा सके कि वह जून डिंगटियन से अधिक मजबूत था। क्या यह सिर्फ अपमानित होने के लिए नहीं कह रहा है? कितनी भोली सोच है। उद्धरण चिन्ह। जून डिंगटियन के अलावा यंग मास्टर घोस्ट फॉर्चून भी सूची में था। यद्यपि वे शीर्ष 5 शिष्यों में से एक नहीं थे, उनकी विचित्र साधना पद्धति और भाग्य को भस्म करने की साधना पद्धति के कारण बहुत से लोग उनसे डरते थे। कई लोगों की नज़र में यंग मास्टर घोस्ट फॉर्चून जून डिंगटियन से भी अधिक प्रसिद्ध था। अनगिनत साल पहले के घोस्ट लक कबीले की ताकत ने कई लोगों को डर से कांपने का कारण बना दिया। वे स्वर्ग द्वारा शापित एक कुल थे, लेकिन साथ ही वे स्वर्ग द्वारा सबसे पसंदीदा कुल भी थे। इस कबीले के एकमात्र वंशज के रूप में यंग मास्टर गुई यून के हर कदम को अनगिनत लोगों ने देखा। यंग मास्टर गुई यून के अलावा बाई जियानशिंग और अन्य भी सूची में थे। हालांकि येज़िवेन को यह अजीब लगा कि किनली, येवुडी और भेड़िया शावक इस बार 100 लोगों की सूची में नहीं थे। अगर येज़िवेन ने उनकी मौत की खबर नहीं सुनी होती, तो वह सोचता कि वे पहले ही मर चुके हैं। अन्यथा उनकी ताकत और प्रतिभा के साथ 100 लोगों के बीच नहीं होना उनके लिए असंभव था। जियान वुचेन के शब्दों ने उनकी शंकाओं को दूर कर दिया। हालांकि बेनाम डाउ कॉलेज अच्छा है, हर कोई खेती करने नहीं आएगा, विशेष रूप से मार्शल ग्रेट सेक्स के लिए। उनके पास अनगिनत विरासत और संसाधन हैं। नामलेस डाउ कॉलेज वास्तव में उनके ध्यान के योग्य नहीं है। इसके अलावा वे नामलेस का भी ऋणी हो सकते हैं। डाउ कॉलेज एक एहसान। जियान वुचेन ने कहा, वास्तव में नामलेस डाउ कॉलेज की मेजबानी के इतने सालों के बाद केवल कुछ ही लोग अपनी ताकत के साथ प्रवेश कर सकते हैं। दूसरों को कमोबेश विभिन्न ताकतों का समर्थन प्राप्त है। उदाहरण के लिए मुझे ले लो, हालांकि मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है, मुझे तलवार के दायरे का भी समर्थन प्राप्त है। इसके अलावा हुआ मेघान को प्राचीन फीनिक्स दायरे से बाहर कर दिया गया हो सकता है, लेकिन यह तथ्य कि उसके पीछे फीनिक्स किंग है, उसे नीचा दिखाने के लिए काफ़ी है। बहुत से लोगों के लिए नामलेस डाउ कॉलेज उनका अंतिम सपना है। अमरता तक पहुंचने का यही एकमात्र तरीका है। हालांकि हमारे लिए यह सिर्फ एक प्रशिक्षण पड़ाव है। इतने वर्षों में बेनाम डाउ अकादमी ने इसके कारण अनगिनत उपकार किए हैं। यह वास्तव में चौंकाने वाला है। वास्तव में येज़िवेन आप जैसे लोग ही हैं जिन्हें बेनाम डाउ कॉलेज पोषित करने के लिए तैयार है। आपको क्यों लगता है कि यंग तियानजिंग आपके साथ अलग व्यवहार करता है? प्रतिभा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रतिभा के मामले में जो 100 की सूची में प्रवेश कर सकते हैं, या यहाँ तक जो सूची से चूक गए हैं, या यहाँ तक जो अपनी जान गंवा चुके हैं, वे सभी अद्वितीय प्रतिभाएं हैं। असली कारण यह है कि आपके पास मजबूत नींव नहीं है, या बल्कि यह प्राचीन उजाड़ युग हो या सच्चा मार्शल क्षेत्र, नामलेस डाउ कॉलेज उन नींवों की परवाह नहीं करता है। जहां तक और हुआ मैंगान की बात है, हम लंबे समय से सभी प्रकार के चिन्हों से चिन्हित हैं। इसलिए हम जैसे लोगों को कभी भी बेनाम डाउ कॉलेज के मूल के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। बेशक आप अकेले नहीं हैं। 5 महान शिष्य जून डिंगटियन, यंग मास्टर गुई यून और अन्य सभी ऐसे ही हैं।
इसलिए जब आप अपनी खुद की टीम और फोर्स बनाते हैं तो नामलेस डाओ कॉलेज हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन दूसरी ओर अगर यह हम हैं तो स्थिति बिल्कुल अलग होगी। नामलेस डाओ कॉलेज ने कई बार नामलेस डाओ कॉलेज की मेजबानी की है। स्वाभाविक रूप से वे कुछ मुफ्त में नहीं करेंगे। हर बार इसे खोलने पर वे अनगिनत संसाधन खर्च करेंगे और कई कीमती क्लासिक्स खोलेंगे। स्वाभाविक रूप से वे उन्हें बर्बाद नहीं करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिभाओं को अपने लिए भर्ती करना है। आप जैसा व्यक्ति जिसके पास असाधारण प्रतिभा है लेकिन एक मजबूत आधार भी नहीं है, उनके लिए भर्ती करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। जियान वुचेन ने इत्मीनान से कहा। अगर ऐसा है तो बेनाम दाओ कॉलेज के पीछे कौन सी ताकत है? मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सुना? ये जिवेन ने पूछा। उसके बारे में आपको भविष्य में पता चलेगा। चूंकि यंग तियानझेंग ने आपको नहीं बताया, इसका मतलब है कि आपको अब जानने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आपके पास अगले 10 वर्षों में अनाम दाओ कॉलेज को समझने के लिए काफी समय होगा। जियान वुचेन ने अपना सिर हिलाया और कहा। ये जिवेन ने हुआ मैंगान को फिर से देखा। ऐसा लग रहा था कि वह इसके बारे में कुछ जानती है, लेकिन उसने आगे जांच पड़ताल नहीं की। चूंकि जियान वुचेन और हुआ मैंगान ने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब था कि भले ही वे नहीं जानते हों, इससे उनकी खेती प्रभावित नहीं होगी। हालांकि वह अपने दिल में चुपके से चौंक गया था। चाहे वह जियान वुचेन हो या हुआ मेघान, उनके पीछे की दुनिया स्वर्ग में प्रसिद्ध थी। चूंकि बेनाम दाओ कॉलेज इन दिग्गजों को अपने शिष्यों को यहाँ खेती करने के लिए भेजने के लिए एहसान चुका सकता था, इसके पीछे का बल शायद सरल नहीं था। कम से कम यह प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र या तलवार क्षेत्र जैसे शीर्ष स्तर के दिग्गजों से कमतर नहीं था। सभी प्रकार के संबंध थे और नामलेस डाओ कॉलेज के भीतर आंतरिक कलह भी थी। वे पूरी तरह से एक नहीं थे। कम से कम जब एक शिवेन की बात आई तो वे एकजुट नहीं थे। टाइगर हेड आदरणीय स्पष्ट रूप से उसके खिलाफ एक कदम उठाना चाहता था, लेकिन यंग तियानझेंग बस उस तरफ हो गया जो उसकी रक्षा कर रहा था। इसने काफी टकराव पैदा किया। यह स्पष्ट था कि चाहे वह स्वर्गीय ईगल बॉय हो या टेंग याओयांग, वे दोनों प्रतिभाएं थीं जिन्हें टाइगर हेड आदरणीय भर्ती करना चाहते थे या पहले ही भर्ती कर चुके थे। दूसरी ओर यंग तियानझेंग ने ये जिवेन के साथ अलग व्यवहार किया और स्पष्ट रूप से उसे अपने शिविर में खींचना चाहता था। हालांकि ये शिवेन को कोई आपत्ति नहीं थी। वह अब एक जड़विहीन बत्तख की तरह था और आदिकालीन मानव जाति उसकी रक्षा नहीं कर सकती थी। उल्टे वे उनके निशाने पर आ गए थे। अगर यंग तियानझेंग का बल उसका समर्थन कर सकता है तो स्वाभाविक रूप से ये जिवेन को उनके करीब आने में कोई आपत्ति नहीं होगी। यह उसे बहुत परेशानी से बचाएगा। उदाहरण के लिए, यदि यंग तियानझेंग ने आज कदम नहीं रखा होता तो उनका टाइगर हेड आदरणीय के साथ एक बड़ा संघर्ष होता। शायद प्राचीन पूर्वज संप्रदाय की राक्षसी कठपुतली भी लामबंद हो गई होगी। यदि ऐसा हुआ तो वह निश्चित रूप से बेनाम दाओ कॉलेज में खेती करना जारी नहीं रख पाएगा। बेनाम दाओ कॉलेज की स्वाभाविक रूप से अपनी नींव थी और सभी प्रमुख ताकतों को अपने शिष्यों को वहां भेजने के लिए एहसान करने में सक्षम होने के कारण थे। यह एक अकादमी थी जो देवताओं का पोषण करती थी और कहा जाता था कि सभी पहलुओं में मानकों और पाठ्यक्रम का उपयोग देवताओं को पोषित करने के लिए किया जाता था। यह इस तथ्य से देखा जा सकता है कि तलवार क्षेत्र और प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र को अपने शिष्यों को वहां भेजने के लिए एहसान चुकाना पड़ा। तो जीवेन को डर था कि उन्होंने जो कहा वह सच था। दिव्य संघ, स्वर्ग, बंजर भूमि हॉल और रहस्यमय दुनिया की अन्य स्थानीय ताकतों का उल्लेख नहीं करना, वे सभी अपने शिष्यों को बेनाम दाव कॉलेज भेजने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अगर ये जिवेन इस मौके से चूक जाती तो उसके और जून डिंगटिन और बाकी लोगों के बीच की खाई शायद और चौड़ी हो जाती। जब वे 10 साल में दोबारा मिले तो शायद यह फासला बहुत बड़ा होगा। कुछ लोगों की जन्मजात प्रतिभा में ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन उनके बीच की खाई अवसरों के संचय के कारण थी। ऐसा लगता है जैसे मैं वास्तव में इन 10 वर्षों में एक पल भी बर्बाद नहीं कर सकता। ये जिवेन ने शोक व्यक्त किया। लेकिन अगर यह केवल शिक्षाओं को सुनने के लिए है तो क्या अवतार भेजना संभव नहीं होगा? उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि यह कक्षाओं के रूप में प्रदान किया जाएगा और कक्षाओं के बीच समय होगा। हालांकि हुआ मेघान के अनुसार यह व्याख्यान के रूप में आयोजित किया जाएगा। 10 साल तक कोई ब्रेक नहीं होगा और नामलेस डाओ कॉलेज द्वारा व्याख्यान देने के लिए शीर्ष पायदान के लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम पाठ्यक्रम में अपने ताओ को सिद्ध करने के लिए कुछ अनुभव और तरीके भी शामिल थे और अन्य चीजें जो बाहरी दुनिया को पता थीं। ये ऐसी चीजें नहीं थीं जिन्हें दौलत से खरीदा जा सकता था और चाहकर भी इन्हें खरीदना नामुमकिन था। इतने अनमोल उपदेश के लिए तो एक मिनट, एक सेकंड भी बहुत कीमती था। स्वाभाविक रूप से 1 मिनट या सेकंड बर्बाद नहीं करना सबसे अच्छा था। हाँ, हुआ मैंगान ने सिर हिलाया और उसके ठंडे चेहरे पर मुस्कान आ गई। स्मार्ट, आप वास्तव में अनुमान लगाना जानते हैं। हालांकि यह केवल 10 साल है, समय हमारे लिए कीमती है। भगवान जाने इन 10 वर्षों में क्या होगा।
इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि शिक्षाओं को सुनने के लिए एक अवतार भेजा जाए। हालांकि जिन स्थानों पर प्रवचन होंगे वे पूरी तरह से अलग थलग हैं और प्रवचन किसी और को लीक नहीं होंगे। यह अद्भुत जादुई शक्तियों वाले लोगों को शिक्षाओं को सुनने से रोकने के लिए है। इसलिए आप अपने अवतार के साथ विलय करने के बाद ही पूरी तरह से शिक्षाओं को सुन सकते हैं। इसके अलावा आपको इसके साथ विलय करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी। यदि वास्तव में कुछ और नहीं है तो आप स्वयं वहां जा सकते हैं और प्रभाव बेहतर होगा। जियान वुचेन ने कहा, प्रमुख ताकतों के शिष्यों के विपरीत जो पहले से ही इसके बारे में जानते थे, जियान वुचेन इन कटौती के साथ आने में सक्षम थे। उसके लिए एक उदाहरण से इतनी सारी बातें निकालने में सक्षम होने के लिए वह वास्तव में एक साधारण व्यक्ति नहीं था। येशिवेन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस तरह येशिवेन प्रतिबंधित नहीं होगा और साथ ही वह बिना किसी रुकावट के शिक्षाओं को सुन सकता था। इसे सबसे अच्छा तरीका कहा जा सकता है। येशिवेन के हेवन स्प्लिटिंग सिटी में आने के 3 दिन बाद बहुप्रतीक्षित नामलेस डाउ कॉलेज आखिरकार खुल गया। ब्रह्मांड के खाली स्थान में कई महाद्वीप शून्य में तैर रहे थे, लगातार एक अलग तरह के प्रकाश से झिलमिला रहे थे। इन महाद्वीपों में अनगिनत आध्यात्मिक ऊर्जाएं बंद थीं। कौन जानता था कि स्वर्ग और पृथ्वी के कितने खजाने उनमें दबे हुए थे ताकि वे इस कीमती भूमि का पोषण कर सकें। और वास्तव में पूरे अंतरिक्ष में 100 से अधिक ऐसे महाद्वीप थे। और इन महाद्वीपों में से एक पर येशिवेन एक संरचना के केंद्र में पालथी मारकर बैठे थे। उनकी आकृति लगातार ऊपर और नीचे तैर रही थी। लिंकी की असंख्य मात्रा उसके शरीर में लगातार बहने लगी। यह लिंकी की उस मात्रा से कहीं अधिक था जिसे उसने अपने जुबान कोर को जलाकर अवशोषित किया था। इसके अलावा यह बहुत तेज भी था। इसके अलावा यह बेहद शुद्ध भी था। लिंकी जो हजारों वर्षों से संचित था, इन 10 वर्षों में सभी का उपभोग किया जाएगा। इसलिए कोई भी कल्पना कर सकता है कि लिंकी कितनी समृद्ध होगी। वास्तव में येशिवेन को अपने हुआन कोर के एक छोटे से हिस्से का उपभोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी। भले ही येशिवेन ने इन 10 वर्षों में पागलपन से आध्यात्मिक क्यूई को आत्मसात कर लिया हो और बिना रुके खेती की हो, फिर भी उसके लिए आध्यात्मिक क्यूई को पूरी तरह से आत्मसात करना असंभव होगा जो पिछले 5000 वर्षों में घनीभूत हो गया था। उसने अपना मुंह खोला और अचानक अनगिनत आध्यात्मिक क्यूई उसके मुंह में एक उग्र ज्वार की तरह इकट्ठा हो गए, जैसे एक वेल पानी में चूस रही हो। यह राजसी और शानदार था। येशिवेन चुपके से चौंक गई। यह वह स्थान था जिसे नामलेस डाओ अकादमी ने इन सैकड़ों शिष्यों के लिए व्यवस्थित किया था। केवल इन महाद्वीपों पर ही अज्ञात मात्रा में धन खर्च हुआ था। कोई आश्चर्य नहीं कि जियान वुचेन ने कहा था कि इन 10 वर्षों के लिए नामलेस डाओ अकादमी ने बहुत पैसा खर्च किया है। उन्होंने न केवल शास्त्रों को खोल दिया था, बल्कि उन्होंने व्याख्यान देने के लिए सर्वोच्च विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया था। कोई आश्चर्य नहीं कि सभी प्रमुख शक्तियां वहां प्रवेश करना और खेती करना चाहती थीं। इन एहसानों को आकस्मिक रूप से बकाया नहीं किया जा सकता था। एक दिन उन्हें इसे वापस करना होगा। इस तरह पारस्परिकता होगी। येशिवेन ने इन 10 वर्षों में आध्यात्मिक क्यूई को आत्मसात करना बंद नहीं किया। इन 10 वर्षों में वह आध्यात्मिक क्यूई की जितनी मात्रा को अवशोषित कर सकता था, वह निश्चित रूप से धन की एक खगोलीय राशि थी। तथ्य यह है कि अनाम डाओ अकादमी ने इस जगह को खोला था यह दिखाने के लिए पर्याप्त था कि उन्होंने वास्तव में बहुत निवेश किया था। अन्यथा वे उन शीर्ष शक्तियों को आकर्षित करने में सक्षम नहीं होते कि वे अपने गर्वित शिष्यों को यहां साधना के लिए भेजें। व्याख्यान में भाग लेने के लिए उन्होंने पहले ही एक अवतार बना लिया था। अभी 10 साल भी नहीं बीते थे और येशिवेन को नहीं पता था कि इन 10 सालों में वह क्या सुनेगा। उसे 10 साल बाद ही पता चलेगा। हालांकि यह कल्पना की जा सकती थी कि जब ज्ञानोदय के सभी 10 वर्षों का उपयोग हो जाएगा तो सभी की शक्ति में एक और जबरदस्त सुधार होगा। उस समय उनके लिए सीधे पोवांग राज्य में अपना रास्ता मारना बहुत संभव था। येशिवेन ने आखिरकार 3 महीनों के बाद अंतिम चरण के शिखर पर कदम रखा। वह पागलपन से इन आत्मा ऊर्जाओं को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए निगल रहा था। यह एहसास बहुत रिफ्रेशिंग था। वह बहुत लंबे समय से इतनी बेशर्मी से आत्मा की ऊर्जाओं को अवशोषित नहीं कर रहा था। अन्यथा उसकी वर्तमान स्थिति के साथ यदि वह इस तरह स्वतंत्र रूप से अवशोषित होता तो खपत खगोलीय होती। वह इस तरह की खपत का सामना नहीं कर पाएगा। उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि वह पोवांग के दायरे में नहीं आ जाता और इस मांग को पूरा करने के लिए राक्षसी सम्राट के खजाने की एक और मंजिल खोल देता। हालांकि दानव राजा का खजाना संसाधनों की अंतहीन आपूर्ति नहीं था। जब दानव राजा ने दानव राजा के खजाने का निर्माण किया तब भी वह अजेय बनने और दानव राजा बनने से बहुत दूर था। यह कोई आश्चर्य नहीं था कि सैकड़ों लोग जो दानव राजा के खजाने में प्रवेश कर सकते थे केवल 10 वर्षों में पृथ्वी टूटने वाले परिवर्तनों से गुजरे थे। इसलिए यह कारण नहीं था कि हर कोई सीखने के लिए दानव राजा के खजाने में प्रवेश करना चाहता था। अंतिम चरण में प्रवेश करने के बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका शरीर एक महासागर की तरह है जो पूरी तरह से भर चुका है। वह अब और अधिक शक्ति संग्रह नहीं कर सकता था। यहाँ तक एक चरम गहन मृत्यु क्षेत्र विशेषज्ञ भी उसके लिए एक मैच नहीं होगा।
यदि वह और सुधार करना चाहता है तो उसे चरम गहन मृत्यु लोक को पार करना होगा। एक बार जब वह गहन मृत्यु क्षेत्र के शिखर को पार कर गया तो वह वास्तव में गहन मृत्यु क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया होगा। वह अपने डीओ को साबित करने से बहुत दूर नहीं होगा। यदि वह सुदूर प्राचीन काल में होता तो वह दाव से केवल आधा कदम दूर होता। चूंकि इन 10 वर्षों में उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वह पूरे मन से खेती पर ध्यान दे सकता था। इन 10 वर्षों में वह खुद खेती करेगा और खुद को संयत करेगा। 10 साल बाद जब उनका अवतार वापस आया तो वे व्याख्यानों से मार्शल आर्ट के अनुभव को एकीकृत करने में सक्षम होंगे। वह शायद एक पूरे नए दायरे में उड़ान भरने में सक्षम होगा। वह रसातल दानव मास्टर बनने के एक कदम और करीब होगा। थोड़ा इंतजार करिए। उसके शरीर के सभी रोमछिद्र और प्रतिबिंब बिंदु खुल गए और आध्यात्मिक क्यूई को पागलपन से अवशोषित कर लिया। यदि एक साधारण व्यक्ति का भौतिक शरीर इस तरह से आध्यात्मिक ची को अवशोषित कर लेता तो वे पहले ही मर चुके होते। हालांकि येजिवेन का गिल्ड वाला अत्याचारी रूप अलग था। हालांकि इससे पहले कि वह आराम कर पाता कोई उससे मिलने आ चुका था। यह कोई और नहीं बल्कि बाई जियानशिंग थी। भाई, मैंने सुना है कि आपने हेवनली ईगल बॉय को हरा दिया है। प्रभावशाली वास्तव में। बाई जियानशिंग ने आते ही विस्मय में अपनी जीभ पर क्लिक किया। पहले पूरी दुनिया में यंग मास्टर घोस्ट फॉर्चून द्वारा उनका पीछा किया गया था और उन्हें लगभग अपने जीवन के साथ लाइन पर लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उस समय यंग मास्टर घोस्ट फॉर्चून शायद वर्तमान स्वर्गीय ईगल बॉय जितना मजबूत नहीं था। हालांकि वो अभी भी येजिवेन के लिए मैच नहीं था। इसके अलावा यह कहा गया था कि येजिवेन ने आसानी से येजिवेन को हरा दिया था। इससे पता चला कि येजिवेन कितनी शक्तिशाली हो गई थी। अब जब उनका नाम फैल गया था तो यह संभावना थी कि कोई भी उन्हें एक सामान्य दिवंगत गहन मृत्यु क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में नहीं मानेगा। भाई, इस अवधि के दौरान आपकी खेती बहुत अच्छी तरह से ठीक हो गई है। मुझे डर है कि आप गहन मृत्यु लोक के शिखर को पार करने से दूर नहीं हैं। येजिवेन ने अपनी बाहें उठाईं और बाई जियानशिंग पर नजर डाली। उन्होंने बाई जियानशिंग पर नजर डाली। जब वे पहली बार मिले थे तो वह अब उस ऊर्जावान लेकिन खाली अवस्था में नहीं था जिसमें वह था। इसका मतलब था कि बाई जियानशिंग की आंतरिक चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई थीं। इसके अलावा न केवल वह ठीक हो गया था, पिछले 1000 वर्षों में उसने जो ताकत जमा की थी उसने उसे एक ही बार में देर से गहरा मृत्यु क्षेत्र में धकेल दिया था। उन्होंने बहुत कम समय में 2 चरणों की छलांग लगाई थी। यह निर्विवाद रूप से आश्चर्यजनक था। इस समय की अवधि के दौरान येजिवेन केवल मध्य गहन मृत्यु क्षेत्र से अंतिम गहन मृत्यु क्षेत्र में आगे बढ़े थे। इससे कोई यह देख सकता था कि पिछले हजारों वर्षों में उसने कितनी शक्ति संचित की थी। हा, आपने कुछ प्रगति की है। जब उन्होंने इस बारे में बात की तो बाई जियानशिंग ने एक हार्दिक मुस्कान प्रकट की। इस बारे में बात करते हुए मुझे आपकी मदद के लिए भाई ये को धन्यवाद देना है। मैंने यह भी सुना है कि अगर यह भाई ये के लिए नहीं होता तो मुझे डर है कि हम खंडहर में मर गए होते। हम चैट नहीं कर पाएंगे आज। यह कुछ भी नहीं है। तो जिवेन ने अपना हाथ हिलाया और कहा। दूसरी ओर, क्या यंग मास्टर घोस्ट फॉर्चून ने आपके लिए कोई परेशानी खड़ी की? नहीं, लेकिन अगर वह वास्तव में आया तो मैं भी उससे लड़ना चाहूंगा, बाई जियानशिंग ने कहा। उसकी आंखें चमक से चमक उठीं। हालांकि यंग मास्टर घोस्ट फॉर्चून ने पहले ही चरम मृत्यु क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था, बाई जियानशिंग डरी नहीं थी और उसके साथ लड़ाई करने के लिए उत्सुक भी थी। उसके पास कुछ ट्रम्प कार्ड होना चाहिए, अन्यथा वह इतना आश्वस्त नहीं होता। बाई जियानशिंग भी गर्व और प्रफुल्लित महसूस कर रही थी। स्वाभाविक रूप से वह पहले से बिल्कुल अलग था। पहले उन्हें अंदरूनी चोटें लगी थीं और पिछले 1000 सालों में उनकी खेती में ज्यादा प्रगति नहीं हुई थी। यह आरंभिक गहन मृत्यु क्षेत्र में रुका। हालांकि अब यह स्वाभाविक रूप से अलग था। उनकी आंतरिक चोटें ठीक होने के बाद उनकी खेती तेजी से टूट गई थी और उन्होंने अपनी अद्वितीय शक्ति वापस पा ली थी। उन्होंने यंग मास्टर घोस्ट फॉर्चून के साथ लड़ाई करने का भी साहस किया। हा, ठीक कहा। अगर वह अब प्रकट होने का साहस करता है, भले ही वह मेरे साथ परेशानी न देखे, मैं उसके साथ परेशानी ढूंढूंगा। ये जिवेन ने उपहास किया। उसके और यंग मास्टर घोस्ट फॉर्चून के लिए सामंजस्य स्थापित करना मूल रूप से असंभव था। उसके बाद यंग मास्टर घोस्ट फॉर्चून द्वारा उसका पीछा किया गया और उससे लड़ने के लिए लगभग अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। यंग मास्टर घोस्ट फॉर्चून को भी उसके द्वारा बरगलाया गया था। न केवल उन्हें एक महान अवसर नहीं मिला, बल्कि अंत में वे गंभीर रूप से घायल भी हो गए। कहा जा सकता है कि दोनों पक्षों को एक दूसरे से गहरी नफरत है। मूल रूप से सुलह की कोई संभावना नहीं थी। भूल जाओ, इस बारे में बात नहीं करते। इस बार मैंने भाई ये की खेती को बाधित करने की आज़ादी ली क्योंकि मेरे पास एक मामला है। मुझे आश्चर्य है कि क्या भाई ये रुचि रखते हैं। बाई जियानशिंग ने ये जिवेन को देखा और कहा। क्या है वह? ये जिवेन ने पूछा। जुबान दायरे युद्ध क्षेत्र में एक दुनिया है जिसे पूर्वजों के पेड़ का डोमेन कहा जाता है।
इस पूर्वजों के पेड़ के डोमेन में एक पौधा डेमीगोड है जिसे पूर्वजों का पेड़ कहा जाता है। यह पूर्वज वृक्ष अनगिनत वर्षों से हुआन क्षेत्र के युद्ध क्षेत्र पर हावी है। उनका जीवन काल बहुत लंबा होता है। अपनी उच्च साधना के अलावा उन्होंने धीरे धीरे अपने वंशजों को एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए बढ़ाया जो पूर्वजों के पेड़ का डोमेन है। बाई जियानशिंग ने कहा, मुझे मत बताओ कि तुम चाहते हो कि मैं एक लीजेंड रियलम विशेषज्ञ को चुनौती दूं। ये जिवेन ने सिर हिलाकर कहा। हालांकि उनके पास प्राचीन पूर्वज संप्रदाय के नेता की राक्षसी कठपुतली थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह एक किंवदंती दायरे के विशेषज्ञ को बेईमानी से चुनौती देंगे। यह मौत को प्रणाम करना होगा। वह अभी भी इन 10 वर्षों का उपयोग राक्षसी कठपुतली वृक्ष को परिष्कृत करने के लिए करना चाहता था। हालांकि इसे परिष्कृत करने के लिए भारी मात्रा में धन की आवश्यकता होगी। अब जब एक बनी बनाई राक्षसी कठपुतली थी तो इसका उपयोग न करने का कोई कारण नहीं था। यदि वह इसे और अधिक परिष्कृत करता तो राक्षसी कठपुतली की शक्ति और भी अधिक मजबूत होती। बिल्कुल नहीं। अगर वह अभी भी अपनी चरम स्थिति में होता तो हम उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करते। बाई जियानशिंग ने कहा, यदि उनकी पीढ़ी आगे बढ़ना चाहती है तो उन्हें बसने और मार्ग प्रशस्त करने के लिए कुछ समय चाहिए होगा। हालांकि पौधे प्रकार के विशेषज्ञों का जीवनकाल बहुत लंबा होता है, खासकर जब हम मनुष्यों की तुलना में वे 10 लाख से अधिक वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। अब पूर्वज वृक्ष अंततः देवदूत क्षय चरण में प्रवेश कर रहा है। ऐसा कहा जाता है कि वह दूर नहीं है निधन। बाई जियानशिंग ने कहा, उनमें से पूर्वजों के पेड़ द्वारा संघनित पूर्वज वृक्ष का हृदय अनगिनत लोगों का लक्ष्य है। इस बार हम भी इसके लिए लड़ना चाहते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या भाई ये रुचि रखते हैं। बाई जियानशिंग ने ये जिवेन को देखा और पूछा। ये सिवेन ने चुपके से सोचा कि यह अजीब नहीं था। यहाँ तक कि जिस स्थान पर देवता गिरे थे वह भी खोज लिया गया था और लोगों ने इसकी लालसा करने का साहस किया। एकमात्र देवता की तो बात ही छोड़िए, अमरत्व प्राप्त करने के लिए सब कुछ इसके लायक था। उसने ये जिवेन को देखा और पूछा, इस बार सबसे बड़ा लक्ष्य स्वाभाविक रूप से पूर्वजों के पेड़ का दिल है। हालांकि कई अन्य अच्छी चीजें भी हैं। हालांकि वे एंसेस्टर ट्री के दिल जितने अच्छे नहीं हैं, फिर भी वे काफी अच्छे हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है भाई? ये क्या आप मेरे साथ जुड़ने में रुचि रखते हैं? ये जिवेन ने एक पल के लिए सोचा। यहाँ स्वाभाविक रूप से बंद दरवाजे के प्रशिक्षण के लाभों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि अगर वह पूर्वजों के पेड़ के दिल को छीन सकता है तो वह तुरंत 5 सम्राटों के साथ महान पूर्णता तक पहुंच जाएगा। उसके पास जो कमी थी वह लकड़ी की विशेषता शक्ति थी। यह सोचकर उसने तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ। 5 सम्राटों के राज्य में उनके पास केवल एक चीज की कमी थी, वह लकड़ी की विशेषता थी। यदि वह इसे इकट्ठा कर सकता है तो उसके 5 तत्वों के युआन आरेख की शक्ति दोगुनी हो जाएगी। उसकी लड़ाकू शक्ति का उल्लेख नहीं करने पर यह एक पृथ्वी बिखरने वाले परिवर्तन से गुजरेगा। लेकिन चूंकि पूर्वज का दिल इतना अच्छा है, मुझे डर है कि बहुत से लोग इसे देख रहे हैं। ये जिवेन ने पूछा। यह सही है। खबर मिलने के बाद कई ताकतों ने कार्रवाई की। यह न केवल पूर्वज के दिल के कारण है, बल्कि इसलिए भी है कि पूर्वज ने अतीत में दुनिया का वध किया था। कई मिथ्रियलम विशेषज्ञों सहित प्रमुख बलों के कई शीर्ष विशेषज्ञ उनके हाथों मारे गए। इस बार वे सभी यहाँ बदला लेने के लिए हैं, इसलिए वह इस बार बच नहीं सकता। फर्क सिर्फ इतना है कि अंत में पूर्वजों का दिल किसे मिलेगा। बाई जियानशिंग ने कहा, यह पूर्वजों का डोमेन कहाँ है? ये जिवेन ने पूछा। सील्ड वर्ल्ड बैटलफील्ड में पूर्वजों का डोमेन बहुत गहरे स्थान पर है। यह पूर्वजों का ताओवादी क्षेत्र बन गया है। ऐसा कहा जाता है कि यह मूल रूप से एक ऐसा स्थान था जहां 2 देवता लड़ते थे। साधारण लोग इसमें बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकते। केवल मिथक क्षेत्र के विशेषज्ञ ही इसमें जीवित रह सकते हैं। लेकिन वर्षों से पूर्वजों की लगातार सफाई के बाद यह थोड़ा बेहतर हो गया है। लेकिन गहरे दायरे से नीचे वाले अभी भी बिना दफन किए मर जाएंगे। बाई जियानशिंग ने कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। इसे देर से करने के बजाय जल्दी करना बेहतर है, तो जिवेन ने कहा। यहाँ तक अगर वह अंत में पूर्वज का दिल नहीं पा सके तो पूर्वज के डोमेन में पूर्वज के कई वंशज थे। उनमें से अधिक को मारना भी लकड़ी की विशेषता की शक्ति का पूरक हो सकता है। जब उन्होंने वुड एम्परर बेल्ट को संघनित किया तो पूरी ताकत में एक और पृथ्वी टूटने वाला परिवर्तन होगा। लेकिन भाई, इस बार मैंने कुछ विशेषज्ञों को मेरे साथ जाने के लिए आमंत्रित किया है। मुझे आशा है कि भाई ये बुरा नहीं मानेंगे। बाई जियानशिंग ने कहा, मैं समझ सकता हूं कि जितने अधिक लोग होंगे उतनी ही अधिक आशा होगी। लेकिन क्या वे नामलेस डाओ अकादमी के सहपाठी हैं? ये जिवेन ने पूछा। खबर सुनते ही सारी सेना हिल गई। उनके लिए पूर्वजों का दिल पाना आसान नहीं था, लेकिन अधिक लोगों का होना हमेशा बेहतर होता है। नहीं, नामलेस डाओ अकादमी के सहपाठी शायद अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। उनमें से बहुत से लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। बाई जियानशिंग ने अपना हाथ हिलाया और कहा, हालांकि यह मुख्य कारण नहीं था।
नामलेस डाउ कॉलेज के उनके कई सहपाठी विभिन्न प्रमुख ताकतों के शीर्ष प्रतिभाशाली थे। वे युवा थे, प्रतिभाशाली थे और उनमें असीम संभावनाएं थीं। वे अपनी ही सेना के नेता थे। वे कैसे बाई जियानशिंग को अपने साथ बांधे रखने की अनुमति दे सकते थे? केवल ये ज़िवेन ही ऐसा कर सकती थी, जो अकेला था। लेकिन वे कुछ शीर्ष विशेषज्ञ भी हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि कोई महान हस्ती है या नहीं, लेकिन गहन मृत्यु के दायरे से नीचे के सामान्य लोगों के लिए जाना समय की बर्बादी होगी। भाई, आप यहाँ इतने समय से नहीं आए हैं, पिछले कुछ साल, तो शायद आप नहीं जानते। बाई जियानशिंग ने ये ज़िवेन को देखा और कहा। इस अवधि के दौरान अनामदाओ अकादमी के उद्घाटन ने बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को आकर्षित किया है। उनमें से कई पुराने राक्षस हैं जिन्होंने अनगिनत वर्षों तक खेती की है। हम में से कई इन लोगों के लिए कोई मुकाबला नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी उम्र से बड़े हैं, लेकिन उनकी ताकत बिल्कुल अत्याचारी है। मैंने इन लोगों को आमंत्रित किया है और ये सभी प्रमुख संप्रदायों के प्रमुख व्यक्ति हैं। सच कहूं, क्योंकि मैंने नामलेस डाओ अकादमी में प्रवेश किया है और मुझे मानव जाति का समर्थन प्राप्त है, अभी भी कुछ लोग हैं जो मेरे साथ संबंध बनाना चाहते हैं और मुझे इसमें शामिल करना चाहते हैं। अन्यथा मैं ऐसा नहीं ढूंढ पाता। मेरे साथ जाने के लिए कई शीर्ष विशेषज्ञ। इस बार युन रॉ और ये शान भी जाएंगे। वो देख सकता था कि एक शिवेन के मन में उन दोनों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी। इसके विपरीत उन्हें उन पर अच्छा प्रभाव पड़ा। अन्यथा वह उस समय उनकी मदद नहीं करते। कोई बात नहीं, चूंकि उन दोनों ने पहले ही अपना मन बना लिया था, उन्होंने तुरंत नामलेस डाओ अकादमी छोड़ दी और सीधे शक्तिशाली हुआन रियलम युद्ध क्षेत्र की गहराई में चले गए। वे तभी रुके जब वे एक विशाल स्थानिक टुकड़े पर पहुंचे। वे मूल रूप से यहां मिलने के लिए सहमत हुए थे। यदि वे और आगे जाते तो वे पूर्वज वृक्ष के क्षेत्र में पहुंच जाते। ये ज़िवेन अपने चेहरे पर उड़ती लकड़ी की ऊर्जा के झोंकों को महसूस कर सकती थी। इसमें असीम और ताज़ा लिंकी था। इसे लकड़ी की ऊर्जा के साथ भी मिलाया गया था। इसकी गहरी सांस लेने से उन्हें आध्यात्मिक उद्घाटन का एहसास हुआ। हालांकि ये ज़िवेन ने यह भी महसूस किया कि उसके भीतर कुछ बहुत ही क्रूर आभा छिपी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि भीतर कोई बहुत शक्तिशाली अस्तित्व छिपा हुआ है। उनकी दृष्टि अद्भुत थी। एक नज़र से वह सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर तक देख सकता था। ऐसे कई पौधे थे जो साधारण पौधों की तरह दिखते थे, लेकिन वास्तव में वे सभी महान शक्ति वाले पौधे थे। उनमें से कई की हुआन क्षेत्र में खेती थी और वे बहुत प्रभावशाली दिखते थे। ऐसा कहा जाता था कि पूर्वज वृक्ष सैकड़ों हजारों वर्षों से काम कर रहा था। यह संभावना थी कि यह वास्तव में बड़ा हो गया था। पूरे एंसेस्टर ट्री का डोमेन बहुत बड़ा था। यहाँ तक एक शिवेन की आंखों से भी वह इसे पूरी तरह से नहीं देख सका। ऐसा लग रहा था कि यह किसी तरह के कोहरे से ढका हुआ है, इसलिए उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि बहुत से लोग सभी प्रकार के खजानों की खोज के लिए पहले ही दौड़ पड़े थे। कई पौधे अपने आप में खजाने थे और उनकी आध्यात्मिक जड़ें असाधारण थीं। हालांकि कुछ लोग उन्हें खोजने में सक्षम थे, लेकिन उनमें से अधिकांश को पूर्वज वृक्ष के वंशजों ने खा लिया था। ये सभी आदमखोर पौधे थे। इस समय ये शान सबसे पहले दौड़ा। बाई जियानशिंग खेती करने के लिए नामलेस डाओ अकादमी में प्रवेश कर सकती थी, लेकिन वे योग्य नहीं थीं। वे केवल परिधि के चारों ओर घूम सकते थे। इस समय वे सभी दिशाओं से दौड़ पड़े। बिग ब्रदर, ये शान जब ये ज़िवेन को देखता है तो आश्चर्य से मुस्कुराए बिना नहीं रह सकता था। वह पहले से ही जानता था कि ये ज़िवेन प्राचीन उजाड़ क्यूई पर्वत के ये परिवार से था। इस अवधि के दौरान हेवन डेसोलेट पैलेस और डिवाइन यूनियन ये ज़िवेन की तलाश कर रहे थे। यह तथ्य कि ये ज़िवेन प्राचीन उजाड़ क्यूई पर्वत के ये परिवार से थी अब कोई रहस्य नहीं था। इसके बारे में लगभग सभी जानते थे। हालांकि अधिकांश लोग नहीं जानते थे कि प्राचीन उजाड़ क्यूई पर्वत का ये परिवार किस प्रकार का अस्तित्व था। इसका मतलब यह नहीं था कि मानव जाति को पता नहीं था। विशेष रूप से ये परिवार ने भारी प्रतिक्रिया दी थी। हालांकि वे कई वर्षों से अलग थे, फिर भी वे एक ही गोत्र के थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के बहुत करीब थे। खासकर ये फैमिली, वे और भी हैरान थे। एक सच्चा ड्रैगन वास्तव में माउंट क्यूई के ये परिवार में प्रकट हुआ और जुवान की दुनिया में आया। वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि जुवान वर्ल्ड में पानी कितना गहरा था और वहाँ कितने शीर्ष विशेषज्ञ थे। प्राचीन वीरानी में उन्हें विशेषज्ञ माना जा सकता था, लेकिन जुवान की दुनिया में उन्हें केवल साधारण ही माना जा सकता था। रहस्यमय दुनिया में मानव जाति बहुत शक्तिशाली नहीं थी। पूरे प्राचीन उजाड़ क्षेत्र में केवल एक महान व्यक्ति था जो मरने वाला था। यह अपने आप में कुछ चीजों के बारे में पहले से ही बहुत स्पष्ट था। कहा जा सकता है कि दानव जाति के कारण मानव जाति दम तोड़ रही है। इस समय ये ज़िवेन अचानक आसमान से उतरी थी। वे दोनों मानव जाति से थे और प्राचीन उजाड़ क्षेत्र से भी थे। इसने स्वाभाविक रूप से उन्हें एक करीबी रिश्ता दिया। इसके अलावा वह महान ये परिवार के वंशज थे, इसलिए यह रिश्ता एक कदम और आगे बढ़ गया था।
अगर यह कुछ लोगों के लिए गुप्त रूप से परेशान करने और उसे बाधित करने के लिए नहीं होता, तो कोई पहले से ही ये ज़िवेन को खोजने आ गया होता और उसे कम से कम एक नज़र देखने देता। काफ़ी हद तक यह ईश्वरीय मिलन और स्वर्ग उजाड़ महल की निवारक शक्ति के कारण था। ये दो राक्षस अभी भी वर्तमान मानव जाति के लिए बहुत भयानक थे और वे उन्हें किसी भी समय नष्ट कर सकते थे। मानव जाति के पास केवल एक पौराणिक विशेषज्ञ था जो मरने वाला था, लेकिन स्वर्ग उजाड़ महल और दिव्य संघ में एक से अधिक पौराणिक विशेषज्ञ थे। दोनों दलों की नींव के बीच असमानता स्पष्ट थी, इसलिए बहुत से लोग बहुत झिझक रहे थे। अगर दोनों पक्ष ये शीवेन की वजह से उन पर गुस्सा निकालते हैं तो परिणाम स्पष्ट होंगे। उनमें से लगभग सभी का सर्वनाश हो जाएगा। तब वे क्या करेंगे? इससे पहले कि दानव जाति उनका सर्वनाश कर सके, वे दो महान शक्तियों द्वारा नष्ट कर दिए जाएंगे। हालांकि ये ज़िवेन के नामलेस डाउ कॉलेज में प्रवेश करने के बाद सब कुछ बदल गया। वे बेनाम डाउ कॉलेज के बारे में सब कुछ के बारे में बहुत स्पष्ट थे। यह एक ऐसा स्थान था जिससे दिव्य मिलन और स्वर्ग के उजाड़ महल को भी सावधान रहना पड़ता था। इस पहचान के सहारे स्वाभाविक रूप से सब कुछ अलग होगा। इसके अलावा वे ये शीवेन से भी दोस्ती करना चाहते थे। शिष्य जो नामलेस डाउ कॉलेज में प्रवेश कर सकते थे, वे लगभग निश्चित रूप से पौराणिक पात्रों के दायरे में प्रवेश करेंगे जब तक कि उनका विकास समय से पहले समाप्त नहीं हो जाता। मूल रूप से उन्होंने अपनी उम्मीदें बाई जियानशिंग पर रखी थीं। अब जब एक और था, यह स्वाभाविक रूप से और भी बेहतर था। मानव जाति में जितने अधिक पौराणिक विशेषज्ञ होंगे, मानव जाति उतनी ही अधिक स्थिर होगी। ये शान ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। चाहे कुछ भी हो, उसके ये शीवेन के साथ अच्छे संबंध थे। इसके अलावा उसने सुना था कि वे एक ही कबीले के थे। बिग ब्रदर, क्या आप भी ये कबीले से हैं? ये शान ने पूछा। हाँ मैं। ये ज़िवेन ने सिर हिलाया और मुस्करा दी। बाई जियानशिंग ने ये शीवेन को आश्चर्य से देखा। उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि ये ज़िवेन उसी कबीले से होगा जो प्राचीन उजाड़ क्षेत्र से था। प्राचीन उजाड़ क्षेत्र वर्तमान मानव जाति के लिए बहुत दूर का शब्द था। समय समय पर रहस्यमयी दुनिया में आने वाले कुलों के अलावा बहुत कम ऐसे थे जो वापस लौट आए। विशेष रूप से ये ज़िवेन जैसे व्यक्ति के लिए, जिसका जन्म और पालन पोषण रहस्यमयी दुनिया में हुआ था, भावनाओं जैसी कोई चीज़ नहीं थी। निश्चित रूप से प्राचीन उजाड़ क्षेत्र, क्यूई पर्वत, मैंने केवल उनके बारे में सुना है। मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। ये शान के चेहरे पर एक मोहक भाव था। उनके जैसे मनुष्यों के लिए यह उनकी पैतृक भूमि के लगभग बराबर था। हालांकि पैतृक भूमि में कुलों की खेती उनकी तुलना में बहुत कम थी, फिर भी इसका एक विशेष अर्थ था। बिग ब्रदर, जब तुम वापस जाओ तो मुझे फ़ोन करना, मैं भी वापस जाकर देखना चाहता हूँ। हाँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें फ़ोन जरूर करूँगा, ये ज़िवेन ने मुस्कराते हुए कहा। क्या वह रहस्यमय दुनिया में वापस जाने और उनका समर्थन करने के लिए कुछ और रहस्यमय क्षेत्र विशेषज्ञों को खोजने नहीं आया था? रहस्यमयी दुनिया में आने के बाद उनका ज्ञान काफ़ी बढ़ गया था। केवल अब उसे एहसास हुआ कि उसका मूल विचार कितना हास्यास्पद था। अचानक हंसी का एक और धमाका सुनाई दिया। यह यून रॉ ही थी जो सीधे प्रकाश पर आई थी। उसके बगल में एक शानदार लबादे में एक आदमी था। उस आदमी का प्रकाश अत्यंत दबंग था, सब कुछ चकनाचूर कर देता था। समुद्र की तरह वह सीधे उतरा और सबके सामने पहुंचा। वह आदमी अपने 30वें दशक का लग रहा था और अपनी पीठ पर एक बड़ी तलवार लिए हुए था। उनके चेहरे पर एक वीर रूप और कुछ हद तक अहंकार था। इधर उधर देखने के बाद उसकी नज़र ये ज़िवेन और अन्य दो पर पड़ी। वह एक नेता बनने के लिए पैदा हुआ था और वह गहन मृत्यु क्षेत्र के शिखर पर एक विशेषज्ञ भी था। पौराणिक शख्सियतों के अलावा जो अप्रत्याशित रूप से प्रकट हुए और गायब हो गए, गहन मृत्यु क्षेत्र के शिखर पर विशेषज्ञ वे थे जिन्होंने वास्तव में जुबान दुनिया के अधिकांश मामलों को नियंत्रित किया। पौराणिक शख्सियतों के लिए समय कीमती था। उनके लिए अपना दाव साबित करने के लिए एक एक मिनट और सेकंड बेहद अहम था। वे दैनिक मामलों को संभालने जैसे तुच्छ मामलों पर अपना समय कैसे बर्बाद कर सकते थे? अकेले रेंजरों या युवा पीढ़ी की एक छोटी संख्या के अलावा जो अभी भी बढ़ रहे थे, ऐसे आंकड़े अक्सर ऐसे लोग होते थे जिनके हाथों में बड़ी शक्ति होती थी। स्वाभाविक रूप से वे विस्मयकारी थे। बिग ब्रदर, जब यून रॉ ने ये ज़िवेन को देखा तो वह अपने आप को रोक नहीं सकी और एक हंसमुख मुस्कान बिखेर दी। वह शुरुआत में एक छोटी राजकुमारी की तरह थी। वह बहुत चालाक नहीं थी। यून रॉ के रवैये को देखकर उस आदमी की आंखों में एक सख्त नजर आ गई। ये ज़िवेन बहुत उत्सुक थी। यहाँ तक अगर यह भयंकर और शत्रुतापूर्ण नज़र केवल उसकी आंखों में झलकती थी, तब भी उसने इस पर ध्यान दिया। हालांकि वह शांत और संयत रहा और इसे मौके पर ही उजागर नहीं किया। हालांकि वह नहीं जानता था कि शत्रुता का स्रोत कहाँ से आया है। हालांकि इसे मौके पर ही उजागर करने और बाई जियानशिंग के लिए चीज़ों को कठिन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हा, लगता है मैं फिर से लंबा हो गया हूँ, तू ज़िवेन ने हंसते हुए कहा। इससे यून रॉ को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने ये ज़िवेन को तिरस्कार से देखा। उसका क्या मतलब था? फिर से लंबे होने का उनका क्या मतलब था?
वह अपनी उम्र में स्वाभाविक रूप से लंबी कैसे हो सकती है? वह स्पष्ट रूप से उसे चिढ़ा रहा था और उसके बचकाने व्यक्तित्व का मजाक उड़ा रहा था। ये शान और बाई जियानशिंग भी हंसे बिना नहीं रह सके। इस समय वह आदमी जिसे येज़िवेन ने चुपचाप एक तरफ छोड़ दिया था, अंत में खुद को रोक नहीं सका और बोला, यून रॉ, क्या आप हमारा परिचय नहीं करा रहे हैं? यह व्यक्ति कौन है? उसने सीधे ये शिवेन को देखा। उसकी आंखों में थोड़ी उग्रता और अत्याचार था। भाई, ये मैं आपका परिचय करा दूं। यह अथाह सेबर पवेलियन के वर्तमान पवेलियन मास्टर हैं, बू हाओमियाओ। बाई जियानशिंग ने देखा कि माहौल सही नहीं था और जल्दी से पेश किया, पवेलियन मास्टर बू, यह नामलेस डाओ अकादमी से मेरा सहपाठी है, येज़िवेन। वह हमारी मानव जाति के सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाओं में से एक है। येज़िवेन ने गुप्त रूप से सोचा कि यह बू हाओमियाओ वास्तव में एक व्यक्ति था जिसके हाथों में बड़ी शक्ति थी। वह इस बारे में बहुत स्पष्ट नहीं था कि यह असीमित ब्लेड मंडप किस प्रकार का बल था, लेकिन उसकी ताकत और इस तथ्य को देखते हुए कि वह एक संप्रदाय गुरु के स्तर तक पहुंचने में सक्षम था, यह माना जा सकता है कि यह संप्रदाय बुरा नहीं होगा। वास्तव में यह फ्लोटिंग माउंटेन की तुलना में बहुत अधिक मजबूत हो सकता है जिसका उसने पहले सामना किया था। बू हाओमियाओ की तलवार जैसी भौहें थोड़ी उठी हुई थीं क्योंकि वह कहने से खुद को रोक नहीं पा रहा था, बाई जियानशिंग, क्या हमने यह नहीं कहा था कि हम यहाँ आने से पहले किसी नए व्यक्ति को नहीं लाएंगे? इस समय हम जिस स्थान पर जा रहे हैं वह बहुत खतरनाक है। अगर हम सावधान नहीं रहे तो हम सब मर जाएंगे। हमारे पास न्यूबीज लाने का समय कहाँ होगा? उद्धरण चिन्ह। यूनरॉ मदद नहीं कर सकती थी लेकिन कह सकती थी, बू हाओमियाओ, आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा बिग ब्रदर ये बहुत मजबूत है और वह यंग मास्टर गुई यून से भी कमज़ोर नहीं है। वह बोझ नहीं होगा। वास्तव में वह थोड़ा दोषी महसूस कर रही थी। जिसके बारे में बात करते हुए क्या कोई था जो उससे और ये शान से ज़्यादा बोझ था? यह सिर्फ इतना था कि यह टीम मूल रूप से बाई जियानशिंग द्वारा आयोजित की गई थी। इसके अलावा वे बाई जियानशिंग की प्रतिष्ठा के कारण भी यहाँ आए थे, इसलिए उन्हें उनका सामना करना पड़ा। वो नहीं जानती थी कि एक शिवेन यंग मास्टर गुई यून के लिए एक मैच था या नहीं, लेकिन इसका उल्लेख करना गलत नहीं था। वह इस थोड़े से कष्टप्रद बू हाओमियाओ को अपने बड़े भाई ये को स्पष्ट रूप से देखने नहीं दे सकती थी। ये शिवेन की तुलना में वह कुछ भी नहीं था। येज़िवेन उनके साथ कई बार आग और पानी से गुजरी थी और कई बार उन्हें बचाया भी था। येज़िवेन की तुलना में बू हाओमियाओ की तुलना बिल्कुल भी नहीं की जा सकती थी। यंग मास्टर गुई यून। बू हाओमियाओ की आंखों में आश्चर्य के संकेत के साथ चमक आ गई। युवा मास्टर गुई यून का नाम कुछ ऐसा था जिसके बारे में उनके जैसे बड़े शॉट ने भी सुना था। युवा पीढ़ी के बीच यंग मास्टर गुई यून स्वाभाविक रूप से एक उत्कृष्ट प्रतिभा थे। असाधारण। कब से येज़िवेन यंग मास्टर गुई यून के बराबर हो गई? वास्तव में जिस क्षण से बाई जियानशिंग ने येज़िवेन का परिचय कराया, वह पहले से ही जानता था कि येज़िवेन कौन है। आखिरकार येज़िवेन ने गहरे दायरे के शिखर पर एक विशेषज्ञ की हत्या कर दी थी, जिससे कई लोगों में सनसनी फैल गई थी। हालांकि वह केवल थोड़ा हैरान था और इसके बारे में ज्यादा महसूस नहीं किया। गहन मृत्यु क्षेत्र के शिखर पर एक हत्यारा क्या था? आमने सामने की लड़ाई में वह हत्यारा उसे एक हाथ से मार सकता था। यह छोटी सी उपलब्धि उनके जैसे बड़े शॉट के सामने कुछ भी नहीं थी, जो कई सालों से बेतहाशा भाग रहे थे। यह कहने की बात नहीं है कि येज़िवेन ने अभी तक गहन मृत्यु क्षेत्र के शिखर पर कदम नहीं रखा था। भले ही येज़िवेन ने किया हो, उनके बीच की खाई अभी भी बहुत बड़ी थी। क्या उनकी हजारों साल की खेती नकली थी? इसके अलावा गहन मृत्यु क्षेत्र के शिखर पर कदम रखने में सक्षम होने का मतलब यह नहीं था कि वह किंवदंती क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। वह हजारों साल पहले ही गहन मृत्यु लोक के शिखर पर कदम रख चुका था, लेकिन अंत में वह अभी भी यहीं अटका हुआ था। अनंत कृपाण मंडप की हुआन दुनिया में कुछ प्रतिष्ठा हो सकती है, लेकिन अंत में उनके और उन दिग्गजों के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर था। वास्तव में उनके पास पोवान क्षेत्र में प्रवेश करने का पूरा रिकॉर्ड भी नहीं था। मार्शल तकनीकों की तुलना में एक सफलता के दौरान पीछे छूटा हुआ अनुभव वास्तव में अधिक मूल्यवान था। यह मूलभूत कारण था कि क्यों एक संप्रदाय लगातार मजबूत विशेषज्ञ पैदा कर सकता था। हालांकि उनके अनंत कृपाण मंडप में कोई प्रसिद्ध विशेषज्ञ नहीं था। स्वाभाविक रूप से उनके पास कोई अनुभव नहीं था। उनके पास कोई वरिष्ठ भी नहीं था जो उन्हें पोवान क्षेत्र में मार्गदर्शन कर सके। हजारों साल पहले ईश्वरीय संघ की पीढ़ी का नेतृत्व करने की योग्यता उनमें नहीं थी। हालांकि वह पहले ही गहन मृत्यु क्षेत्र के शिखर तक साधना कर चुका था, वह उनसे और भी दूर होता जा रहा था। हालांकि उस पीढ़ी में बहुत से लोग थे जो पोवांग दायरे में नहीं टूटे, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। इसलिए उनकी राय में येज़िवेन कुछ भी नहीं था। बाई जियानशिंग, मुझे इस बिंदु पर आपकी आलोचना करनी है। जैसा कि कहा जाता है, एक कंपनी द्वारा चिन्हित किया जाता है जिसे आप रखते हैं। यदि आप एक अच्छा दोस्त नहीं चुन सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से भविष्य में इसका बोझ उठाएंगे। वह बोला। उसने येज़िवेन की ओर देखा।
वह किसके बारे में बात कर रहा था यह पहले से ही बहुत स्पष्ट था। बाई जियानशिंग भौचक्का रह गया और थोड़ा दुखी दिख रहा था। तार्किक रूप से कहा जाए तो यह अनंत कृपाण मंडप मास्टर कोई नहीं था जो यह नहीं जानता था कि कैसे व्यवहार करना है। वह इतना नकचढ़ा और बेशर्मी से ये शिवेन की आलोचना क्यों कर रहा था। हालांकि उसने ये जिवेन को देखा जो शांत और संतुलित लग रहा था और इन शब्दों से परेशान नहीं था। बू हाओमियाओ, अगर आपको वास्तव में लगता है कि हमारी टीम अच्छी नहीं है तो आप बस जा सकते हैं। हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं। युनरॉ में तुरंत विस्फोट हो गया। बू हाओमियाओ के आगमन ने उसे महसूस कराया था कि यह गलत था और वह गलत था। शुरू में उसे उसके बारे में अच्छा आभास हुआ था लेकिन अब यह साफ हो गया था। बू हाओमियाओ की आंखों से अचानक एक आश्चर्यजनक चमक निकली। हालांकि इसे एक पल में रोक लिया गया था। वह बोलने ही वाला था। अचानक रिक्त स्थान में पानी की सतह की तरह लहर उठी। तभी अचानक एक बड़ा सा गड्ढा खुल गया और उसमें से एक आकृति निकली। ये जिवेन ने अपनी आंखें उस पर टिका दी और देखा कि वह एक साधारण और बिना सजे धजे लबादे में एक महिला थी। उसके पीछे एक जोड़ी पंख खुले और वह उड़ गई। उसके लंबे चांदी भूरे बाल पारे की तरह थे और यह उसके कंधों पर लिपटा हुआ था। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफ़ेद थी और उसका रंग भी बीमार सफ़ेद था। उसके चेहरे की शानदार विशेषताओं पर मुस्कान थी। पतित परी जनजाति। ये जिवेन ने तुरंत इस महिला जनजाति की पहचान ली। वास्तव में यह पहली बार नहीं था जब उसने पतित देवदूत जनजाति से निपटा था। वास्तव में यह पहली बार नहीं था कि उसने फॉलन एंजल जनजाति के सदस्य के रूप में डेविल वर्ल्ड में यात्रा की थी। उसकी आंखों में हल्का सा आश्चर्य था। हालांकि उन्हें यह अजीब नहीं लगा। हुआन दुनिया एक पिघलने वाले बर्तन की तरह थी और सभी प्रकार की रक्त रेखाएं आपस में मिल गई थीं। इसके अलावा विभिन्न नस्लों के पावरहाउस समय समय पर यहाँ आएंगे, इसलिए सभी प्रकार की जातियों को देखना अजीब नहीं था। बड़ी बहन मेई ए यूनरॉ का चेहरा एक खुशनुमा मुस्कान में बदल गया जब उसने उस व्यक्ति को देखा जो आया था। जब तुम आए, मैं बहुत समय पहले आया था। मैं अभी पहले रास्ता खोजने गया था और कुछ पेड़ आत्माओं को मार डाला था। मैंने सोचा था कि तुम लोगों को जल्द ही यहाँ होना चाहिए। निश्चित रूप से जब मैं देखने के लिए वापस आया तो आप लोग पहले से ही यहाँ थे। मेई एर के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। वह हंसी और हवा की तरह इधर उधर देखा। ये जिवेन ने मेई एर के शरीर से एक अभूतपूर्व दबाव महसूस किया। यह एक तरह का दबाव था जो आत्मा से आया था। उस हल्के दबाव ने उसे तुरंत समझा दिया कि मेयर की ताकत शायद बहुत मजबूत थी। वह पोवान क्षेत्र से केवल एक कदम की दूरी पर थी। उसका शरीर शायद देवत्व उत्पन्न करना शुरू कर चुका था, इसलिए वह उस पर इतना दबाव दे सकती थी। हालांकि उसके शरीर में वास्तविक मौलिक ऊर्जा एक बार परिचालित हुई और इस तरह का दबाव एक पल में बिना किसी निशान के गायब हो गया। उसने फिर से बाएं और दाएं देखा और कोई भी इसे महसूस नहीं कर सका। यह ऐसा था जैसे वह अकेला ही था जो इस दबाव को महसूस कर सकता था। हालांकि जब महिला ने एक शिवेन की प्रतिक्रिया देखी तो वह थोड़ी हैरान हुई। वह काफ़ी हैरान थी। उसने पहले ही अपने आप को काफ़ी हद तक संयमित कर लिया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अब भी कोई इसका पता लगा पाएगा। हालांकि यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे एक सामान्य व्यक्ति पहचान सके। यह व्यक्ति भी सरल नहीं था। जब उसने बाई जियानशेंग को ये जिवेन का नाम सुना तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसकी आंखों में अर्थ का संकेत था। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रही थी। इसने बू हाओमियाओ को और भी उदास कर दिया। हालांकि अनंत ब्लेड मंडप एक शीर्ष संप्रदाय नहीं था, यह एक अनाम संप्रदाय नहीं था। हालांकि पहले यूनरू ने उसके साथ असभ्य व्यवहार किया और मेई र ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वह मदद नहीं कर सका लेकिन काफी निराश महसूस कर रहा था। और यह सब एक शिवेन द्वारा लाया गया था। वह एक छोटी सी दुनिया से सिर्फ एक देश का बम्पकिन था। क्या ऐसा होना जरूरी था? हालांकि उन्होंने तुरंत एक आकृति के बारे में सोचा। शिनजियांग, जब वह व्यक्ति आएगा तो मैं देखूंगा कि क्या आप अभी भी इस शांति को बनाए रख सकते हैं। हम्फ, शैतान की बात। अचानक एक और दो आकृतियां उस स्थान पर विशाल आकाश से टूट गईं, जो अपने साथ एक आश्चर्यजनक आभा लेकर आई। वे फौरन सबके सामने आ गए। उनकी गति अत्यंत तीव्र थी और उनके आगमन के साथ साथ आकाश भी अनेक दरारों में विभक्त हो गया। यह गहन मृत्यु क्षेत्र के शिखर पर दो और अस्तित्व थे। उन दोनों के पास असाधारण आभा थी। उनमें से एक सुंदर था और 30 के दशक का लग रहा था। उनकी आभा कुछ कुछ बू हाओमियाओ की आभा से मिलती जुलती थी। हालांकि उनकी आभा और भी बेहतर थी। वह एक बड़ा शॉट भी था जिसके पास बड़ी शक्ति थी। दूसरे व्यक्ति का पूरा शरीर शल्कों से ढका हुआ था। उसके शरीर पर एक बेहोश अजगर आभा थी। सब ड्रैगन प्रजातियां। ये जिवेन ने तुरंत निर्धारित किया कि ड्रैगन स्वभाव से कामुक थे। उन्होंने पूरी दुनिया में बीज बोए थे। नतीजतन ये सब ड्रैगन प्रजातियां हर जगह देखी जा सकती हैं। विशेष रूप से प्राचीन उजाड़ युग में प्रवेश करने के बाद उन्होंने इनमें से बहुत सी सब ड्रैगन प्रजातियों को देखा था। इसलिए यह अजीब नहीं था।
सबड्रैगन प्रजातियां इस स्तर तक खेती कर सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वे विशेषज्ञ भी थे। यह व्यक्ति कौन है? नवागंतुक ने इधर उधर देखा और केवल एक बाहरी व्यक्ति येज़िवेन को पाया। वह काफी अमित्र स्वर में बोला। वह काफी नाखुश दिखे। भाई सीटू, मुझे डर है कि तुम नहीं जानते, यह प्रसिद्ध येज़िवेन है। बू हाओमियाओ ने इस समय बात की। उन्होंने प्रसिद्ध शब्द पर बल दिया। उनके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो ये शिवेन को खुद को बेवकूफ़ बनाते हुए देखना चाहता था। ये शिवेन की आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। हालांकि उन्होंने इसे बहुत जल्दी छुपा लिया। हालांकि उनका दिल इतना शांत नहीं था। वह बाई जियानशेंग को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए वह अब तक सहता आया था। वह बाई जियानशेंग के साथ नहीं गिरा। हालांकि बू हाओमियाओ लगातार उससे परेशानी की तलाश में थे। ऐसा लग रहा था कि उसके लिए अच्छा समय बिताना असंभव था। वह उन लोगों के प्रति कभी नर्म नहीं रहा जो उसके प्रति शत्रुतापूर्ण थे, और उसने उसके लिए परेशानी पैदा करने के तरीकों के बारे में सोचा। बू हाओमियाओ और भी ज्यादा हैरान और गुस्से में थी। उसने स्पष्ट रूप से ये शिवेन के शरीर से हत्या के इरादे के अस्तित्व को महसूस किया था। ये शिवेन उसे मारना चाहती थी, भले ही वह एक पल के लिए ही क्यों न हो। हालांकि बू हाओमियाओ को गलत नहीं समझा जा सकता था। ये शिवेन ने इसे बहुत जल्दी छुपा लिया था। हालांकि उनका इरादा इसे बिल्कुल भी छिपाने का नहीं था। यह स्पष्ट था कि ये शिवेन ने उसे निशाना बनाया था। अपनी उदारता से वह कैसे चौंक और क्रोधित नहीं हो सकता था। अपनी ताकत और रुतबे के साथ, जब तक कि यह एक डेमीगॉड पौराणिक विशेषज्ञ नहीं होता, कोई भी यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि वे उसके साथ स्थिरता से निपट सकते हैं। यह परिवर्तन दूसरों द्वारा भी देखा गया। देखते ही देखते माहौल सुरमय हो गया। शुरू से ही यह स्पष्ट था कि वे एक दूसरे के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने वाले थे। इस समय बाई जियानशेंग ने तुरंत कहा, येज़िवेन, मैं आपको पेश करता हूं, यह स्वर्ग की इच्छा का प्रभु संप्रदाय है, C219। उन्हें एक वरिष्ठ व्यक्ति के रूप में माना जा सकता है, और यह भाई लॉन्ग जेनबेई है। वह कई सालों से प्रसिद्ध हैं। इसी दौरान उन्हें सिरदर्द भी होने लगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लोगों के ये दो समूह एक दूसरे से आंख नहीं मिलाएंगे। इन दो समूहों के लोगों को ढूंढना शायद इस बार उसकी सबसे बड़ी गलती थी। भले ही वह केवल एक समूह पाए, यह अच्छा होगा। मूल रूप से वह एक स्नेहक के रूप में कार्य करना चाहता था ताकि वे दोनों जल्दी से एक दूसरे से परिचित हो सकें। कौन जानता था कि किसी कारण से वे दोनों पहली बार मिलने पर सीधे एक दूसरे से लड़ेंगे, जैसे कि उनके बीच कोई गहरी नफरत हो। भाई, ये इन लोगों को हुआन दुनिया में प्रसिद्ध शख्सियत माना जाता है। उनकी उत्पत्ति छोटी नहीं है और उनकी ताकत भी अधिक है। यदि यह आवश्यक नहीं है तो बेहतर है कि उन्हें नाराज न करें। इस समय बाई जियानशेंग ने उसे खुश करने के लिए जल्दी से अपनी आवाज येज़िवेन को प्रेषित की। उसने ये शिवेन का गुस्सा देखा था। अतीत में जब येज़िवेन की ताकत यंग मास्टर घोस्ट फॉर्चून से बहुत कम थी, तो वह झुकने के बजाय टूटना पसंद करता था। ऐसे व्यक्ति के लिए उसे कष्ट देना अधिक कठिन होगा। मैं भी परेशानी पैदा नहीं करना चाहता। मैं भाई बाई का चेहरा दूंगा। जब तक वे मुझे उकसाते नहीं हैं, मैं निश्चित रूप से उन्हें नहीं भड़काऊंगा। येज़िवेन ने एक पल के लिए सोचा और कहा, धन्यवाद भाई। यह येज़िवेन है, मेरे सहपाठी। वह मजबूत और प्रतिभाशाली है। उसका भविष्य असीम है। बाई जियानशेंग ने उन्हें सतह पर शांति से पेश करना जारी रखा। इस बार मैंने उसे आने के लिए कहा क्योंकि मुझे आशा है कि एक और व्यक्ति अधिक शक्तिशाली होगा। आखिरकार कोई नहीं जानता कि पूर्वजों के पेड़ के डोमेन में क्या होगा। बाई जियानशेंग का कारण सीधा था। यहाँ तक लंबे समय से असंतुष्ट बू हाओमियाओ भी कार्रवाई नहीं कर सके। C219 ने येज़िवेन पर नजर डाली और कहा, हालांकि मुझे उसकी ताकत की बहुत उम्मीद नहीं है, क्योंकि वह कोई है जिसे आप लाए हैं। मैं इस बार आपको उसका सामना करूंगा। संप्रदाय के नेता के रूप में अपनी पहचान के साथ, यदि यह बाई जियानशेंग के असीम भविष्य के लिए नहीं होता, तो उनके लिए इस टीम में शामिल होना असंभव होता। हालांकि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पहले से ही कई विशेषज्ञ मौजूद थे। येज़िवेन की ताकत चाहे कितनी भी कमजोर क्यों न हो, वह अभी भी लेट प्रोफाउंड डेथ रियलम में था। वह ये शान और यूनरॉ की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था, जिन्होंने अभी अभी गहन मृत्यु क्षेत्र में प्रवेश किया था। यह सोचकर वह कैसे गणनात्मक नहीं हो सकता था। भाई C2, उसे कम मत समझो। शुरुआत में उसने दावा किया कि उसे यंग मास्टर घोस्ट फॉर्चून की भी परवाह नहीं है। C2 हाओमियाओ ने धीरे से कहा और येज़िवेन की तरफ देखा। येज़िवेन के चेहरे पर तुरंत क्रोध का संकेत दिखा। एक प्रतिष्ठित संप्रदाय का नेता वास्तव में इतना लापरवाह था। इसके अलावा उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। क्या वह अधिक दोस्त होने के सिद्धांत को नहीं समझता था, जिसका अर्थ है अधिक अवसर? उन्हें यंग मास्टर घोस्ट फॉर्चून की भी परवाह नहीं थी। कितना प्रभावशील है। घोस्ट फॉर्चून कबीला रहस्यमय है। मुझे भी लगता है कि इससे निपटना बहुत मुश्किल है। वह अभी बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उससे निपटना बहुत मुश्किल है। आपने वास्तव में दावा किया था कि आपको उसकी परवाह नहीं है।
मुझे इस पर यकीन नहीं है। आजकल बहुत से लोग हैं जो शेख ही बघाड़ते हैं। लॉन्ग जेनबी ने अचानक अपना मुंह खोला और बदसूरत मुस्कान के साथ कहा। यह थोड़ा क्रूर और थोड़ा भयानक था। सूरज की रोशनी के नीचे ऐसा लगता था कि तराजू एक चमकदार रोशनी का उत्सर्जन कर रहे थे। चूंकि ब्रदर लॉन्ग इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप इसे आजमा सकते हैं। बू हाओमियाओ ने उकसाना जारी रखा। दूसरी ओर मेई एर ने ये जिवेन को सार्थक रूप से देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। इस समय बाई जियानशिंग के चेहरे पर भी गुस्से का संकेत दिखा। उन्होंने ही एक शिवेन को पाया था। चाहे कुछ भी हो, ये जिवेन इस टीम की सदस्य थी। सीटू नांटियन ने उसे चेहरा दिया और कुछ नहीं कहा। हालांकि इस बू हाओमियाओ ने वास्तव में उसे बार बार भड़काने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था कि वह लड़ाई शुरू करना चाहता है। वह इस संगठन का सदस्य अच्छा कैसे दिख सकता है? यह सच है, उसके पास ताकत है या नहीं, हम कोशिश करने के बाद जान पाएंगे। लॉन्ग जेनबेई ने येक शिवेन की तरफ एक अमित्रतापूर्ण नज़र से देखा। ऐसा लग रहा था कि उसे विश्वास नहीं था कि येक शिवेन की तुलना यंग मास्टर घोस्ट फॉर्चून से की जा सकती है। ये जिवेन ने एक गहरी सांस ली और कहा, चून की हर कोई मुझे सिखाना चाहता है तो आओ। हालांकि जब तुम हार जाओ तो रोना मत। वह बहुत स्पष्ट था कि कोई बात नहीं, यह अभी भी था क्योंकि उसका क्षेत्र पर्याप्त नहीं था। यदि वह गहन मृत्यु लोक के शिखर पर होता तो इन लोगों को केवल इसलिए कोई आपत्ति क्यों होती कि उसके पास एक विशेषज्ञ है जो उसकी मदद कर रहा है। इस समय उसे डर था कि कहीं वह मूक बधिर होने का नाटक न कर दे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लंबे समय तक जेनबी ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके पूरे शरीर की आभा एक शक्तिशाली लहर की तरह बह गई। उसकी आभा तुरंत एक शिवेन पर छा गई। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने मजबूत हो। तुम वास्तव में मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करते हो? लंबी जेनबी क्रूरता से मुस्कुराए। वो एक शिवेन के रवैये से भी आग बबूला हो गया था। उसने तुरंत अपने पंजे से पकड़ लिया। अचानक अनगिनत ड्रैगन आभा फैल गई और लगभग कम ड्रैगन जनजाति के देश में फैल गई। क्योंकि वह शुद्ध नस्ल का ड्रैगन जनजाति नहीं था, वह केवल ऐसा ही कर सकता था। लेसर ड्रैगन जनजाति के देश ने तुरंत ये जिवेन को घेर लिया। पूरी दुनिया ने सारे कानूनों को कुचल दिया। यह असली ड्रैगन पंजा था। यह बहुत चौंकाने वाली बात थी कि वह ड्रैगन ट्राइब की जन्मजात जादुई शक्ति का इस हद तक इस्तेमाल कर सकता था। यदि आप मेरी ताकत का परीक्षण करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप और अधिक प्रयास करें। बस यह ड्रैगन पंजा पर्याप्त नहीं है। ये जिवेन ने अप्रत्याशित ड्रैगन पंजे के सामने कोई डर नहीं दिखाया। इसके विपरीत उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी आकृति ने अंतहीन सुनहरी रोशनी बिखेर दी। फिर उसने अपनी 5 उंगलियों को मुट्ठी में जकड़ लिया और तुरंत एक राक्षसी सुनहरी लहर उड़ा दी। यह सीधे एक ब्रह्मांड में परिवर्तित हो गया और अनगिनत प्रकाश धब्बे अकल्पनीय शक्ति से प्रस्फुटित हुए। इस सारी ऊर्जा ने ये जिवेन के शरीर को ढक लिया और एक राक्षसी मुट्ठी ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। उसके एक मुके ने अकल्पनीय रूप से भयानक शक्ति को उड़ा दिया था। टकराना। छोटी ड्रैगन जाति का राज्य एक पल में कुचल दिया गया। ड्रैगन का पंजा ये जिवेन की मुट्ठी की ताकत के नीचे एक क्षणभंगुर बादल की तरह था। उसकी साधना के बाद लेट प्रोफाउंड डेथ रियलम के शिखर पर चढ़ गया था। उसकी ताकत में एक और पृथ्वी टूटने वाला परिवर्तन आया था। यह भी कहा जा सकता है कि वह अगले स्तर पर पहुंच गया था। इस पंच की शक्ति गहन मृत्यु क्षेत्र के शिखर पर एक साधारण विशेषज्ञ की शक्ति से अधिक थी। उसके पास 5 सम्राटों का समर्थन नहीं था, नहीं तो इस पंच की ताकत और भी चौंकाने वाली होती। यह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? यह मुट्ठी ऊर्जा। लंबी जेनबेई बार बार पीछे हट गई। उसने उत्तराधिकार में प्रकाश की कुछ किरणों को पकड़ा जो कुछ दिव्य ड्रैगन में परिवर्तित हो गईं और उनके भीतर उनकी रक्षा की। ये शिवेन की मुट्ठी की ऊर्जा वे पूरी तरह से खा चुके थे। अभी अभी उसने केवल लापरवाही से हमला किया था और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। कौन जानता था कि वो येक शिवेन के पलटवार से बिना तैयारी के पकड़ा जाएगा। आमतौर पर लेट प्रोफाउंड डेथ रियलम के एक विशेषज्ञ को अपने स्तर के विशेषज्ञ के आकस्मिक हमले को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा यह केवल एक ब्लॉक था। भले ही वह जानता था कि येक शिवेन ने लापरवाही से एक आश्चर्यजनक पलटवार किया था। येक शिवेन ने उसे बिना तैयारी के पकड़ा था। स्वर्गीय ड्रैगन के 8 समूह। ऐसा कहा जाता है कि स्वर्गीय ड्रैगन के 8 समूहों की छाया 9 पंजे वाला दिव्य ड्रैगन है जिसे पैट्रिक ड्रैगन द्वारा बनाया गया था। एक बार जब यह चाल खुल जाती है तो व्यक्ति व्यावहारिक रूप से अजेय हो जाता है। बाई जियानशिंग ने सदमे में कहा, इस तरह की निरपेक्ष कला कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे ड्रैगन द्वीप से हर कोई सीख सकता है। इस लॉन्ग जेंटियन के पास केवल ड्रैगन कबीले की रक्त रेखा है। उसने इतनी शुद्ध मार्शल आर्ट कहाँ से सीखी? इतना ही नहीं, यह एक ऐसा कदम है जो हमले और बचाव दोनों को जोड़ता है। बस इंतजार करो और देखो, लॉन्ग जेंटियन का हमला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। सीटू नांटियन ने कहा, भाई तुम्हारे पास कुछ तरकीबें हैं। हालांकि यह सब है, तुम अभी भी मुझे हराने के लिए कुछ 1000 साल पहले हो।
लंबे जेंटियन ने चिल्लाते हुए उपहास किया। एक विशाल और शक्तिशाली शक्ति के रूप में असीम ध्वनि तरंगें बह गईं। ड्रैगन की लहरें शक्तिशाली रूप से बह सकती हैं, अपने साथ ड्रैगन क्यूई की अंतहीन मात्रा लेकर ड्रैगन रेस के एक विशाल देश को सीधे नष्ट कर सकती हैं। उसमें अनगिनत तरह की अजीबोगरीब ड्रैगन रेस रहती थी। पूरे आकाश के नियम बदलने वाले थे। ड्रैगन रेस के जीवित रहने के लिए उपयुक्त वातावरण बन गया, सीधे उतर रहा था। इस हमले की ताकत पहले से कुछ ज्यादा ही तेज थी। पहले यह सिर्फ एक आकस्मिक हमला था, अब यह एक चौतरफा हमला था, जैसे कि ये वास्तव में ये शिवेन को पीट पीट कर मार डालने वाला था। ये जिवेन को पराजित नहीं होना था। वह दहाड़ा, स्वर्गीय ड्रैगन के 8 समूह क्या हैं? यह क्या बकवास है? इसे तोड़ दो। जैसे ही वह चिल्लाया, 5 तत्वों की शक्ति उसके शरीर के चारों ओर घनीभूत होने लगी और 5 सम्राट उसके शरीर में जुड़ गए। उसकी शक्ति तुरंत एक नए स्तर पर पहुंच गई और वह वास्तव में उससे मुकाबला कर सकता था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और 5 तत्वों की शक्ति उसकी मुट्ठी में एकीकृत हो गई। यह उसकी मुट्ठी से पूरी तरह से नष्ट हो गया और पूरी तरह से शून्य में बिखर गया। उसके बाद यह अतुलनीय रूप से विशाल ड्रैगन साम्राज्य की ओर बढ़ा। गड़गड़ाहट। ड्रैगन किंगडम मौके पर ही बिखर गया। यह ये जिवेन की 5 तत्वों की शक्ति को बिल्कुल भी खतरे में नहीं डाल सकता था। ड्रैगन कबीले की शक्ति उसकी 5 तत्वों की शक्ति के सामने कुछ भी नहीं थी। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि लकड़ी सम्राट की बेल्ट अभी तक घनीभूत नहीं हुई थी, तो शक्ति शायद और भी मजबूत होगी। ये जिवेन माफ नहीं कर रही थी। उनकी शक्ति असीम थी और उन्होंने मौके पर सीधे लॉन्ग जैनबेई पर हमला किया। उसके हमले को कानूनों के साथ पूरक किया गया था और यह अपने सीन को लटकाए हुए मृग की तरह अप्राप्य था। यह तुरंत लॉन्ग जैनबेई के सामने आ गया। क्या तेज मुक्का है! इस बार C2 नांटियन भी हैरान रह गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो एक शिवेन के मुक्के की गति को पकड़ नहीं पाएगा। वह मुक्का स्पष्ट रूप से उसके ठीक सामने था, लेकिन वह उसके प्रक्षेपवक्र को पकड़ नहीं सका। इस भावना ने उन्हें वास्तव में असहज महसूस कराया। इतना मजबूत! भाई, ये पहले से भी ज्यादा मजबूत है। युनरॉ और ये शान बेहद हैरान थे। वे मौजूद अन्य लोगों की तुलना में इसे बेहतर तरीके से कैप्चर नहीं कर सके। वे केवल सहज ज्ञान से ही महसूस कर सकते थे कि ये जिवेन अत्यंत अत्याचारी था। पहले की तुलना में वह बहुत अधिक अत्याचारी था। हुश! ये जिवेन की मुट्ठी की ऊर्जा पहले ही एक पल में लॉन्ग जैनबेई के सामने आ चुकी थी। कितनी शक्तिशाली मुट्ठी तकनीक है! लॉन्ग जैनबेई पीछे हटती रही। वह एक शिवेन के हमले से बचना चाहता था, लेकिन साथ ही वह बेहद हैरान था। ये जिवेन की मुट्ठी की तकनीक उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक थी। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि एक शिवेन की मुट्ठी की तकनीक इतनी भयानक होगी। स्वर्गीय ड्रैगन के 8 समूहों ने तुरंत उसे घेर लिया। इस महत्वपूर्ण क्षण में वह बिल्कुल भी नहीं घबराया, क्योंकि उसने एक चरम गहन मृत्यु अवस्था विशेषज्ञ की शान का प्रदर्शन किया। एक के बाद एक ड्रैगन आसमान में उड़ गए। असीम रहस्यमय क्षमताएं बह गईं। व्हाट द हेल! 8 मंडल स्वर्गीय प्राणियों के, मेरे लिए तोड़ो! ये जिवेन जोर से चिल्लाया और असीम जैन युआन सीधे उसके शरीर से बाहर निकल आया। शक्तिशाली शक्ति बस अद्भुत थी। यह कैसे संभव है? यह शक्ति व्यवहारिक रूप से गहन मृत्यु अवस्था के शिखर के बराबर है। बू हाओमियाओ को अतुलनीय झटका लगा। कितनी भयावह शक्ति है! मुझे डर है कि कुछ चरम गहन मृत्यु अवस्था विशेषज्ञों के पास भी इतनी शक्तिशाली मार्शल शक्ति नहीं है। बस उसका भौतिक शरीर किससे बना है? यह इतनी भयावह मार्शल शक्ति को कैसे समाहित कर सकता है? C2 नांटियन भी हैरान रह गए। मूल रूप से उसने ये जिवेन को गंभीरता से नहीं लिया। यदि एक लेट डीप डेथ स्टेज का बच्चा उसके साथ बराबरी पर रहना चाहता है, तो वह तब तक इंतजार करेगा जब तक कि वह पीक डीप डेथ स्टेज पर नहीं पहुंच जाता। इसके अलावा यह कहना मुश्किल था कि क्या ये जिवेन डिवाइन एलायंस और हेवन वेस्टलैंड पैलेस से बच सकती है। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यद्यपि ये जिवेन केवल लेट प्रोफाउंड डेथ स्टेज पर था, वह लॉन्ग जैंटियन को लगातार इस हद तक मजबूर कर सकता था जो कि पीक प्रोफाउंड डेथ स्टेज पर था। यह बिल्कुल अकल्पनीय था। अगर इसकी खबर बाहर चली गई तो यह लोगों के एक झुंड को मौत के घाट उतार देगा। इस व्यक्ति को नामलेस डाओ अकादमी द्वारा विशेष रूप से भर्ती करने के लिए उसके पास वास्तव में कुछ कौशल थे और उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना था। हालांकि केवल बाई जियानशेंग ही जानती थी कि ये जिवेन ने शायद अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। कम से कम उसने ये शिवेन को ट्रम्प के कुछ पत्तों का उपयोग करते नहीं देखा था जो उसने अतीत में देखे थे। यह काफी था। गड़गड़ाहट। ये जिवेन के शक्तिशाली हमले के बाद पूरे आकाश की असीमित शक्ति का उपयोग उसके द्वारा किया जाने लगा। अतुलनीय रूप से शक्तिशाली शक्ति ने सीधे स्वर्ग की तिजोरी को चकनाचूर कर दिया और स्वर्गीय ड्रैगन के 8 समूहों के शरीर को बेरहमी से तोड़ दिया। टकराना। लॉन्ग जैनबेई ने तुरंत एक दबी हुई कराह निकाली। भीड़ की अतुलनीय चौंका देने वाली निगाहों के नीचे उसका पूरा शरीर तोप के गोले की तरह उड़ता हुआ भेजा गया था। ड्रैगन के खून का एक कौर बाहर निकल आया और सीधे आकाश में फैल गया। टकराना।
नीचे लुढ़कने से पहले उसका पूरा शरीर दूर एक पहाड़ से टकरा गया। यह बिल्कुल अकल्पनीय था। सभी ने उसकी ओर स्तब्ध होकर देखा और पता नहीं क्या कहा। अतीत में भले ही ये ज़िवेन ने 5 सम्राटों का इस्तेमाल किया हो, वह केवल लॉन्ग जैनबेई के बराबर था। अगर वह लॉन्ग जैनबेई को इतनी आसानी से हराना चाहता है तो उसे अपने मार्शल आर्ट अवतार के साथ विलय करना होगा। हालांकि अब चीजें अलग थीं। चूंकि उसकी अपनी साधना गहन मृत्यु अवस्था के चरम पर पहुंच गई थी, स्वाभाविक रूप से उसका पहले की तरह एक ही सांस में उल्लेख नहीं किया जा सकता था। वही मुट्ठी तकनीक असाधारण शक्ति को उजागर कर सकती है। यहीं से उनका असली आत्मविश्वास आया। 2 मार्शल आर्ट अवतारों के साथ कोई भी ऐसा नहीं था जिससे वह तब तक निपट नहीं सकता था जब तक कि वह मिथक दायरे में किसी से नहीं मिला था। यहीं से उनका असली आत्मविश्वास आया। यह भी असली कारण था कि उसने यहाँ बाई जियानशेंग का अनुसरण करने का साहस क्यों किया। हालांकि वह केवल गहन मृत्यु अवस्था में था, लेकिन किसने सोचा होगा कि वह पहले से ही पोवांग दायरे पर अपनी जगह सेट कर चुका है। संभावना थी कि कोई ऐसा सोचने की हिम्मत नहीं करेगा। जैसे ही उसने गहन मृत्यु अवस्था में कदम रखा, उसके पास वास्तव में शिखर गहन मृत्यु अवस्था को पार करने की योग्यता थी। हालांकि ये सभी लोग संप्रदाय के नेता या संप्रदाय के नेता थे, फिर भी उसने उनकी परवाह नहीं की। वह यूं ही परेशानी को आकर्षित नहीं करना चाहता था, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह इससे डरता था। इस बार वह पुश्तैनी वृक्ष का हृदय प्राप्त करने के लिए दृढ़ था। यह देखते हुए कि ये ज़िवेन वास्तव में उन सभी को मारना चाहती थी, बाई जियानशेंग ने आखिरकार इसी क्षण बात की। भाई, ये कृपया दया दिखाओ। वे सभी उसके द्वारा आमंत्रित किए गए थे। हालांकि वह इस बात से भी नाराज था कि इन लोगों ने उसका सामना नहीं किया, लेकिन वह लॉन्ग जैनबेई को मारे जाते हुए नहीं देख सकता था। कम से कम उस हद तक नहीं। इतनी शक्तिशाली खेती मेई रउस की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। हालांकि उसका नाम मेयर था, लेकिन वह फॉलन एंजल कबीले के अन्य सदस्यों की तरह ठंडी और अलग थी। उसके लिए अपना मुंह खोलना और उसकी प्रशंसा करना आसान नहीं था। यह बहुत अच्छा है। इस बार हमारे पास एक और शक्तिशाली सहायक है। यह भी अच्छा है। हमारे पास थोड़ा और आश्वासन है। संक्षेप में, पहले पुश्तैनी वृक्ष का हृदय छीन लेते हैं। मेई र ने प्रत्येक शब्द को ऑर्किड की तरह अभिव्यक्त किया। हालांकि उसके स्वर में केवल थोड़ी सी प्रशंसा थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह केवल उसकी सराहना कर रही थी। वह वास्तव में हैरान नहीं थी। ये ज़िवेन ने चुपके से सोचा, ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ ट्रम्प कार्ड है। उसे विश्वास है कि वह मुझ पर लगाम लगा सकती है। हालांकि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सभी ने सोचा कि उसने पहले ही अपनी पूरी ताकत लगा दी है, अन्यथा वह लॉन्ग जैनबेई को इतनी आसानी से नहीं हरा पाता। किसने सोचा होगा कि उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। इसके अलावा वह अभी भी इससे दूर था, इसलिए भले ही उसने पहले हमला किया था, वह चिंतित नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ताकत को दूसरों ने देख लिया हो। लंबी झेन भी दूर से रेंग कर निकली। उसके चेहरे पर एक द्वेषपूर्ण भाव था और वह जोर से दहाड़ा, ये झीवेन, चलो चलो और 300 राउंड के लिए लड़ते हैं। उनकी अभिव्यक्ति असाधारण रूप से द्वेषपूर्ण थी। यह स्पष्ट था कि वह इस तथ्य से सहमत नहीं था कि वह इतनी आसानी से येकशिवेन से हार गया था। प्रसिद्ध होने के लिए जिस कौशल पर उसने भरोसा किया था, वह येकशिवेन के एक भी झटके का सामना नहीं कर सका। तो चलो, इसमें डरने की क्या बात है, ये ज़िवेन ने उपहास किया। अगर एक क्षण पहले बाई जियानशेंग ने लड़ाई में मध्यस्थता नहीं की होती तो वह खड़ा नहीं हो पाता। आप क्या कर रहे हैं? सीटू नांटियन चिल्लाया, हम इस बार पुश्तैनी पेड़ के दिल की तलाश करने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हम आपको लड़ने देंगे? आपको समग्र स्थिति की परवाह नहीं है। सीटू नांटियन ने लॉन्ग जैनबेई की जमकर आलोचना की। ऐसा लग रहा था जैसे वह लॉन्ग जैनबेई को डांट रहा हो। हालांकि वह गुप्त रूप से येकशिवेन की आलोचना कर रहा था कि उसने समग्र स्थिति की परवाह नहीं की। उपस्थित सभी समझदार थे, तो वे कैसे नहीं समझ पाए कि उसका क्या मतलब था। बाई जियानशेंग को पहले से ही अतुलनीय सिरदर्द था। ऐसा लग रहा था कि दोनों पक्षों के बीच का विवाद सुलझने वाला नहीं है। ऐसा लग रहा था कि सीटू नांटियन, लॉन्ग जैनबेई और बो हाओमियाओ एक दूसरे की ओर झुकने वाले थे। हालांकि मेई एर तटस्थ लग रहा था। तो उसे क्या करना चाहिए? यह सही है, वे समग्र स्थिति के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। हम इस बार बहुत खतरे में पड़ने वाले हैं, इसलिए हमें ईमानदारी से सहयोग करने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से कुछ लोग अभी भी कलह बोने की कोशिश कर रहे हैं। क्या अच्छी योजना है। ये ज़िवेन ने तुरंत अपने शब्दों का पालन किया। वह इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त करने का इरादा नहीं रखता था। गुप्त उद्देश्यों को आश्रय देने के बजाय हम पहले क्यों नहीं लड़ते और विजेता का निर्धारण करते हैं। वह देख सकता था कि बो हाओमियाओ कोई साधारण दुष्ट खलनायक नहीं था। एक गुट के नेता के रूप में उनमें वास्तव में सहनशीलता नहीं थी। यह बिल्कुल अकल्पनीय था कि दोनों पक्ष एक साथ कैसे काम करेंगे। येकशिवेन ने ऐसे आदमी को अपनी पीठ सौंपने की हिम्मत नहीं की।
इस तरह के अनिश्चित विस्फोटक बिंदु से पहले ही छुटकारा पाना सबसे अच्छा था। वैसे भी उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह एक ईश्वरीय विरोधी से नहीं डरता था, वह सुअर जैसे साथी से डरता था। बोलते हुए येज़ेवेन ने अपने शरीर से एक प्रभावशाली आभा निकाली। वह सीधे बू हाओमियाओ की ओर उसके साथ मौत से लड़ने के इरादे से दबाव डाला। बू हाओमियाओ का रंग काफी बदल गया। यह एक पल पहले जैसा नहीं था। उसकी नज़र में येज़ेवेन सिर्फ एक लड़का था जिसे एक पल पहले लापरवाही से सबक सिखाया जा सकता था, लेकिन अब येज़ेवेन ने एक ही बार में ऐसी अत्याचारी शक्ति का प्रदर्शन किया था। यह वास्तव में अप्रत्याशित था। येज़ेवेन ऐसा लड़का नहीं था जिसे आसानी से धमकाया जा सके। यह बहुत पेचीदा था। अगर इस समय येज़ेवेन ने उसे निशाना बनाया तो बाद में चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। येज़ेवेन, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? मुझे मत बताओ कि तुम हमारे शुरू होने से पहले ही आपस में लड़ना चाहते हो। सब लोग, क्या आप इस आदमी का इतना घमंडी होना बर्दाश्त कर सकते हैं? बू हाओमियाओ ने ऊंची आवाज में कहा। वह लॉन्ग जेनबेई और सीटू नानटियन को अपनी तरफ खींचना चाहता था। आपको एक बड़ी टोपी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम नहीं होते तो मुझे और जेनबी को लड़ाई नहीं करनी पड़ती। क्या तुम अब भी सोचते हो कि तुम निर्दोष हो? येज़ेवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसका मारने का इरादा तेज हो गया। अगर वह इस कील से छुटकारा नहीं पा सका तो उसे चैन नहीं आएगा। दोनों तरफ का माहौल अचानक भारी हो गया। दोनों पक्ष युद्ध में टूटने के कगार पर थे। जो भी हो, कृपया आज मुझे कुछ चेहरा दें। हम मुख्य रूप से पूर्वजों के पेड़ के दिल के लिए यहाँ आए थे। अगर हम यहाँ आंतरिक कलह करते तो क्या हम दूसरों को लाभ नहीं पहुँचाते? बाई जियानशिंग ने खड़े होकर कहा। अगर उन्होंने इसे अच्छी तरह से नहीं संभाला तो शायद आंतरिक कलह होगी। यह मामला अभी तक सुलझा नहीं था, लेकिन यह उन पर पहले से ही एक छाया डाली हुई थी। उस मामले में मैं भाई बाई को कुछ चेहरा दूंगा। हालांकि अगर वह हमें फिर से उकसाता है तो मुझे दोष न दें। येज़ेवेन ने बू हाओमियाओ की ओर रूखी नज़र डाली और उदासीनता से कहा। अगर उसे इन 3 लोगों से एक साथ युद्ध करना पड़े तो भी वह नहीं डरता था। बू हाओमियाओ ने इस समय सिर्फ येज़ेवेन को उदासीनता से देखा। उसने अभिनय नहीं किया, लेकिन उसे येज़ेवेन से निपटने का ज्यादा भरोसा नहीं था। उसकी आंखें लगातार टिमटिमा रही थीं और कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा है। हालांकि जब से बाई जियानशिंग आगे आई थी, सभी ने अनिच्छा से संघर्ष को दबा दिया। सब अपने मन में क्या सोच रहे थे वही जानेंगे। हालांकि चूंकि सभी ने पहले ही तय कर लिया था, इसलिए उन्होंने देरी नहीं की। इसके विपरीत उनकी गति अभी भी काफी तेज थी और वे सीधे पूर्वज वृक्ष के क्षेत्र की ओर बह गए। भाई, मुझे इस बार खेद है। मैंने तुम्हें परेशान किया है। बाई जियानशिंग ने माफी मांगी। यह कुछ भी नहीं है। येज़ेवेन मुस्कुराए और अपना सिर हिला दिया। वह इस बात को लेकर भी बहुत स्पष्ट था कि कोई भी इस तरह की चीजों को नियंत्रित नहीं कर सकता। हालांकि इस समय के दौरान भाइये की प्रगति वास्तव में अतिशयोक्तिपूर्ण है। वह लॉन्ग जेनबेई कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, लेकिन वह वास्तव में आपके द्वारा वापस लड़ने की ताकत के बिना पीटा गया था। बाई जियानशिंग आश्चर्य में अपनी जीभ क्लिक किए बिना नहीं रह सकी। लॉन्ग जेनबेई की ताकत स्वाभाविक रूप से बेहद मजबूत थी, अन्यथा उन्होंने लॉन्ग जेनबेई को साथ आने के लिए आमंत्रित नहीं किया होता। हालांकि वो येज़ेवेन से कोई फायदा नहीं उठा सके। कोई कल्पना कर सकता था कि येज़ेवेन कितनी मजबूत थी। तो ज़िवेन ने गुप्त रूप से सोचा कि पूर्वजों के पेड़ के डोमेन की यह यात्रा बेहद खतरनाक थी। उन्हें एक पुराने दिग्गज गुरु से निपटना था। हालांकि वह चाहे कितना भी पुराना क्यों न हो, वह अभी भी एक महान व्यक्ति था। ऐसे खतरे का जिक्र करने की जरूरत नहीं थी। यह काम पूरा करना बहुत मुश्किल है। हालांकि केवल एक पूर्वज वृक्ष का हृदय है। हम इसे कैसे विभाजित करने जा रहे हैं? येज़ेवेन ने आखिरकार यह सवाल पूछा। इस मिशन को पूरा करना स्वाभाविक रूप से बहुत कठिन है। हालांकि इस बार हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य पैतृक वृक्ष का दिल है। यह हमारा एकमात्र लक्ष्य नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि बहुत से लोग पैतृक वृक्ष के दिल पर नजर गड़ाए हुए हैं और यहाँ तक कि पौराणिक हस्तियां भी हो सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो हम उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? इसलिए हमारा लक्ष्य अन्य खजाने हैं। अगर हमें कुछ खजाना मिल जाता है तो यह बेड़ियों को तोड़ने के लिए पर्याप्त होगा और हमें एक ही बार में एक बड़ी सफलता हासिल करने की अनुमति देगा। बाई जियानशिंग ने कहा। यह अधिक व्यवहारिक था। बेशक हमारा मुख्य लक्ष्य अभी भी दिल का दिल है, पूर्वज वृक्ष। अगर हम पूर्वज वृक्ष का हृदय प्राप्त कर सकते हैं तो हम थोड़े समय में पोवांग राज्य तक भी पहुंच सकते हैं। बाई जियानशिंग का लहजा अंतहीन आत्मविश्वास से भरा था। साधारण मार्शल कलाकारों के लिए भी पोवांग क्षेत्र उतना ही कठिन था जितना कि स्वर्ग में चढ़ना। उसके लिए यह केवल समय की बात थी। इसलिए यह केवल समय की बात थी। इस वजह से वह पूर्वज वृक्ष के हृदय को और भी अधिक प्राप्त करना चाहता था। एक साधारण योद्धा के लिए पूर्वजों के पेड़ का दिल लगभग अजेय था, इसलिए उसके लिए तोड़ना केवल समय की बात थी। इस वजह से वह पूर्वज वृक्ष के हृदय को और भी अधिक प्राप्त करना चाहता था।
अपनी स्थिति के आधार पर वह उसी क्षेत्र के लोगों की तुलना में लगभग अजेय था। इस वजह से उनके लिए आम लोगों की तुलना में आगे बढ़ना कई गुना मुश्किल था। इस वजह से वह पूर्वज वृक्ष के हृदय को और भी अधिक प्राप्त करना चाहता था। उसकी स्थिति को देखते हुए वह उसी क्षेत्र में दूसरों की तुलना में लगभग अजेय था, इसलिए उसके लिए आम लोगों की तुलना में कई गुना अधिक कठिन था। पूर्वज वृक्ष के हृदय की सहायता के बिना उसके लिए पूर्वज वृक्ष के हृदय तक पहुंचना अधिक कठिन होगा। भाई सीटू, ये ज़िवेन क्रूर और बर्बर है, हालांकि वह बहुत मजबूत भी है। मुझे डर है कि हम उसे अपनी व्यक्तिगत ताकत से दबा नहीं सकते। वास्तव में हमारे पीठ पीछे उसके द्वारा हमारे खिलाफ साजिश रची जा सकती है। बू हाओमियाओ ने जारी रखा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वह मुझसे ज़्यादा मजबूत नहीं हो सकता। मैं लगभग पोवांग दायरे में पहुंच गया हूं। अगर वह मुझ पर हमला करने की हिम्मत करता है तो मैं उसे आसानी से मार सकता हूं। इसके अलावा क्या उसने ईश्वरीय संघ और स्वर्ग बंजर भूमि महल का अपमान नहीं किया? यह कहना मुश्किल है कि क्या वह जीवित निकल सकता है। सीटू नांटियन ने उदासीनता से कहा। क्या भाई सीटू स्वर्ग बंजर भूमि युद्ध टीम के बारे में बात कर रहे हैं? बू हाओमियाओ की आवाज़ अचानक गूंज उठी। मुझे अब याद आया, हेवन वेस्टलैंड बैटल टीम के किसी व्यक्ति ने भी इस बार एंसेस्टर ट्री डोमेन में प्रवेश किया। वे सन की लोगों का एक समूह हैं। अगर उन्हें पता होता कि एक शिवेन यहाँ है तो वे इसे जाने नहीं देते। मैं देखना चाहता हूँ कि वह क्या करने में सक्षम है। लॉन्ग जेनबेई ने ठंडेपन से कहा। हाँ, हेवन वेस्टलैंड युद्ध टीम द्वारा उसे मारने के बाद हम हेवन वेस्टलैंड पहले से भी इनाम प्राप्त कर सकते हैं। उस समय भले ही हम पूर्वजों के पेड़ का दिल नहीं प्राप्त कर सकते, फिर भी हमारे पास एक मौका होगा पोवांग दायरे में कदम। उस समय हम सभी रहस्यमय दुनिया में बड़े शॉट बन जाएंगे। हम सर्वशक्तिमान होंगे। सीटू नांटियन ने शांति से कहा। उसने पहले ही सब कुछ तय कर लिया था। भाई सीटू समझदार है, बू हाओमियाओ ने कहा। चूंकि उसके पास पहले से ही एक योजना थी, इसलिए उसे एक शिवेन से निपटने के लिए जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं थी। ये ज़िवेन वास्तव में उसे मारना चाहते थे, जिससे वह हैरान और क्रोधित दोनों थे। वह बहुत दुस्साहसी था। दूसरी ओर र और युन रॉ एक दूसरे के साथ भावुकता से बातें कर रहे थे। दोनों सुंदरियां खिलखिलाकर हंस पड़ीं और वहां मौजूद कई पुरुषों की निगाहें उन पर आकर्षित हो गईं। हर कोई पूर्वज ट्री डोमेन के लिए रवाना हुआ। युन रॉ, जो उनमें से सबसे नीचे थी, ने पहले ही गहन मृत्यु क्षेत्र में कदम रख दिया था। उसकी गति स्वाभाविक रूप से धीमी नहीं थी और वे जल्द ही पूर्वज ट्री डोमेन में टूट गए। जैसे ही उन्होंने पूर्वज वृक्ष के क्षेत्र में प्रवेश किया, उन्होंने तुरंत आध्यात्मिक क्यूई के साथ मिश्रित लकड़ी के असीम गुणों को महसूस किया। यह आध्यात्मिक क्यूई की लहरें बनाते हुए सीधे बह गया। हालांकि कोई भी लापरवाही से इसे अपने शरीर में समाहित करने की हिम्मत नहीं करता था। आध्यात्मिक क्यूई में आध्यात्मिक क्यूई की लकड़ी की अनगिनत विशेषताएं थीं, जो सीधे शरीर के मध्याह्न पर हमला करती थीं। अगर वे सावधान नहीं होते तो वे मौके पर ही विस्फोट कर देते। यह बेहद खतरनाक था। सभी ने खुद को आध्यात्मिक क्यूई से अलग करते हुए खुद को बचाने के लिए अपनी ट्रू क्यूई को सक्रिय किया। आध्यात्मिक क्यूई को शुद्ध करने में बहुत समय लगेगा यदि वे शुद्ध लकड़ी के गुणों के नियमों को आत्मसात करना चाहते हैं। लाभ घाटे की भरपाई नहीं कर सका। यह लकड़ी की विशेषताओं वाले मार्शल कलाकारों के लिए विशेष रूप से बनाया गया स्वर्ग था। जब तक वे मार्शल आर्ट की इस विशेषता में विशेषज्ञ नहीं होंगे, वे प्रतिबंधित रहेंगे और 1 इंच भी आगे बढ़ने में असमर्थ होंगे। यह लकड़ी की आत्मा का देश था। ज़िवेन ने हाल ही में पूर्वजों के पेड़ की दुनिया में प्रवेश किया था और उन्होंने अनगिनत लकड़ी के जीवों को अंदर देखा। उन्होंने विभिन्न संप्रदायों और यहाँ तक साम्राज्यों का भी गठन किया था। यह बिल्कुल बाहरी दुनिया की तरह लग रहा था। गहन जीवन क्षेत्र और गहन मृत्यु क्षेत्र में अस्तित्व भी थे। पूर्वजों के पेड़ द्वारा सैकड़ों हजारों वर्षों के संचालन के बाद पूर्वजों के पेड़ डोमेन की ताकत स्वर्ग के उजाड़ महल और अन्य दिग्गजों की तुलना में बहुत खराब नहीं थी, अगर पौराणिक विशेषज्ञों को शामिल नहीं किया गया। अगर वे पूरी ताकत से बाहर आए तो पूरी हुआन की दुनिया में कोहराम मच जाएगा। द वुड एलिमेंटल क्यूई ने अतुलनीय रूप से विशाल तूफानों की एक श्रृंखला को मार डाला जिसने कहर बरपाया और बह गया। इन आंधियों के भीतर कई शक्तिशाली लकड़ी के राक्षस कहर बरपा रहे थे। इन तूफानों में से प्रत्येक में लकड़ी के राक्षसों का साम्राज्य था। हालांकि आनंद के लायक केवल एक चीज थी कि कोई पौराणिक आकृतियां नहीं थीं। पूर्वज वृक्ष को छोड़कर कोई अन्य पौराणिक आकृतियां नहीं थीं। ऐसा लगता था कि पूर्वज वृक्ष ने पूरी दुनिया के सार को अवशोषित कर लिया था और एक दूसरी पौराणिक आकृति के जन्म को बर्दाश्त नहीं कर सका। अन्यथा भले ही पूर्वज वृक्ष गिर गया हो, कोई भी पूर्वज वृक्ष क्षेत्र में आने की हिम्मत नहीं करेगा। इन लोगों ने अपनी आभा को संयमित नहीं किया। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, वे तुरंत एक तूफान द्वारा खोजे गए। खून की गंध सूंघने वाले भेड़ियों के झुंड की तरह यह सीधे ज़िवेन और अन्य लोगों की दिशा में पीछा करने लगा।
आकाश लकड़ी के राक्षसों से भरा हुआ था और उन्होंने सीधे जिहाओ पर हमला किया। ये ज़िवेन की अभिव्यक्ति गंभीर थी। हालांकि ये लकड़ी के दानव इनमें से किसी एक व्यक्ति की तरह शक्तिशाली नहीं थे, फिर भी उनकी संख्या भयानक थी। यह कोई आश्चर्य नहीं था कि हुआन विश्व युद्ध क्षेत्र पूरे हुआन विश्व में सबसे खतरनाक और भयानक जगह थी। कोई नहीं जानता था कि वहां किस प्रकार के अस्तित्व थे। केवल पूर्वज ट्री डोमेन में ही इतनी शक्तिशाली शक्ति थी। यदि हुआन विश्व युद्ध क्षेत्र में सभी दुनिया पूरी ताकत से बाहर आ गई तो पूरी हुआन दुनिया उलट जाएगी। गड़गड़ाहट, पूरी दुनिया भारी गर्जना से भर गई थी, जिससे अन्य आवाजें सुनना असंभव हो गया था। अनगिनत लकड़ी के राक्षसों की दहाड़ तूफान में मिली हुई थी, जिससे उन्हें स्पष्ट रूप से सुनना असंभव हो गया। सबसे पहले आने वाला एक प्रकार का रहस्यमय पक्षी था जिसका पूरा शरीर दिव्य लकड़ी से बना था। उनमें से प्रत्येक अतुलनीय रूप से विशाल था। वे टिड्डियों के झुंड के समान थे जो आकाश को मिटा डालते और पृथ्वी को ढंप लेते हैं। ये लकड़ी के दानव पक्षी पन्ना हरे थे, आकाश को ढंक रहे थे और पृथ्वी को ढंक रहे थे। वे सभी किंग ग्रेड के अस्तित्व थे और उन्होंने संयुक्त रूप से एक लकड़ी की विशेषता जादुई क्षमता का शुभारंभ किया। एक समय के लिए पूरी दुनिया पेड़ों से भरी हुई थी जो एक विशाल ट्री डोमेन का निर्माण कर रहे थे। इस जंगल में अनगिनत पेड़ सभी प्रकार के हथियारों में बदल गए और लोगों के समूह की ओर दौड़ पड़े। हालांकि ये लोग साधारण नहीं थे, उनमें से प्रत्येक के पास असाधारण शक्ति थी। हालांकि इन लकड़ी के दानव पक्षियों की संख्या बहुत बड़ी थी, फिर भी ताकत के मामले में उनके और ये ज़िवेन और अन्य के बीच एक बड़ा अंतर था। ये ज़िवेन बिल्कुल भी विनम्र नहीं थी। उसने मौके पर एक कदम आगे बढ़ाया और उसके पैरों के नीचे अचानक आग की एक असीम लहर दिखाई दी और फैल गई। पलक झपकते ही उसके द्वारा हजारों लकड़ी के दानव पक्षियों को जलाकर मार डाला गया। जलाए जाने के बाद ये लकड़ी के दानव पक्षी बेकार नहीं गए। उनकी लकड़ी की विशेषता शक्ति को ये ज़िवेन के शरीर द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर लिया गया था और फिर इसे 5 तत्वों के युआन आरेख द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर लिया गया था। लकड़ी विशेषता शक्ति को उनके 5 तत्वों के युआन आरेख द्वारा अवशोषित किया गया था और यह लकड़ी सम्राट बेल्ट में घनीभूत होना शुरू हुआ। हालांकि यह वुड एम्परर बेल्ट को संघनित करने से अभी भी एक लंबा रास्ता था, यह एक शुरुआत थी। हालांकि यह बाल्टी में एक बूंद की तरह था। ये ज़िवेन अब 5 तत्वों के युआन आरेख को संक्षिप्त करना चाहते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितने दिव्य दायरे के लकड़ी के राक्षसों को मार डाला, यह अभी भी काफी दूर था। ये ज़िवेन के अलावा अन्य लोगों ने भी हमला करना शुरू कर दिया। वे सभी गहन मृत्यु क्षेत्र के ऊपर शक्तिशाली अस्तित्व थे। एक बार जब उन्होंने हमला किया तो आसमान गिर गया और धरती फट गई। बड़ी संख्या में लकड़ी के राक्षसों की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि यह सिर्फ एक क्षुधावर्धक था। वास्तव में भयानक और शक्तिशाली लकड़ी के राक्षस अभी भी पूर्वजों के पेड़ के डोमेन की गहराई में थे। हालांकि इस तूफान में कई लकड़ी के दानव थे, लेकिन ये ज़िवेन के लिए उनका कोई मुकाबला नहीं था। वे सभी कुछ ही चालों में मारे गए। जल्द ही हर कोई पूर्वज वृक्ष के डोमेन की गहराई की ओर बढ़ने लगा। पूरे रास्ते अंदर उड़ते हुए ये ज़िवेन को जरा भी संदेह नहीं था। वह लकड़ी सम्राट बेल्ट को संघनित करने के लिए उत्सुक था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह जितने अधिक लकड़ी के राक्षसों को मारेगा उतना ही अच्छा होगा। स्वाभाविक रूप से विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। रास्ते में उसने अपने सामने आने वाले सभी शक्तिशाली लकड़ी के राक्षसों को आसानी से मार डाला। सीटू नांटियन और अन्य लोगों ने उनकी आंखों में एक अजीब नज़र से देखा। खासतौर पर बू हाओ मियाओ, उसका दिल कांप रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया उसने महसूस किया कि उसने न केवल ये ज़िवेन को कम आंका था, बल्कि उसने उसे भी कम आंका था। हुआलाला, एक और भीषण तूफान बह गया। लकड़ी के दानव जंगली जानवरों की तरह दिखते थे, लेकिन उनके शरीर लकड़ी के बने थे। यह एक विशेष जीवन था जिसे केवल पूर्वज वृक्ष के क्षेत्र में ही देखा जा सकता था। इन लकड़ी के राक्षसों को पूर्वज वृक्ष ने अपनी लकड़ी की ची के साथ पाला था। वे बहुत शक्तिशाली थे। सावधान रहें, इन लकड़ी के राक्षसों से निपटना बहुत मुश्किल है। मैंने पहले भी इनका सामना किया है, मेई ने याद दिलाया। ये लकड़ी के दानव बहुत शक्तिशाली थे। वे पहले के वुड डायमंड बर्ड से भी ज्यादा भयानक थे। उनमें से कुछ गहन जीवन अवस्था अस्तित्व थे और उनमें गहन मृत्यु अवस्था अस्तित्व भी थे। वे समूहों में आए थे और यहाँ तक एक चरम गहन मृत्यु अवस्था विशेषज्ञ भी उनका सामना करने के बाद ही भाग सकता था। उनका मैच होना उनके लिए नामुमकिन था। यह ठीक उसी तरह था जैसे कि मेई इन लकड़ी के राक्षसों के सामने केवल पीछे हट सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि भले ही वे बहुत मजबूत नहीं थे, उनकी संख्या अनंत थी। जब वे सेना में शामिल हुए और अपनी लकड़ी की विशेषता क्षमताओं को उजागर किया तो एक चरम गहन मृत्यु चरण विशेषज्ञ भी उन्हें अवरुद्ध करने में सक्षम होगा। ये ज़िवेन ने लकड़ी विशेषता वाली जादुई शक्तियों के एक समूह को मुक्का मारा और उड़ा दिया जो उसकी ओर उड़ रहे थे। असीम लकड़ी आधारित ऊर्जा और कानून इस स्थान पर उबल रहे थे और संघनित हो रहे थे। यह वृक्ष परियों की दुनिया थी। यहाँ
सभी लकड़ी विशेषता दिव्य क्षमताओं को असीम रूप से सुधारा जा सकता था और उनके लिए एक दायरे में सुधार करना भी सामान्य था। वे इन विदेशी विशेषज्ञों पर पूरी तरह लगाम लगा सकते थे। ये विशेष रूप से ये शान और यून रॉ के लिए ऐसा था। वे हत्या के इरादे से भरे हुए थे। इन लकड़ी के राक्षसों को मारने के बाद वे युद्ध के कुछ अनुभव हासिल करने में सक्षम थे। और इस समय येशिवेन ने सीधे अपनी चाल चल दी। वह चिल्लाया और अपने पैरों के नीचे सरनियों के एक घेरे पर कदम रखा जो अचानक फट गया। अनगिनत तलवार आभा बनी और फिर तलवारबाजी की एक भयानक धार बन गई। कुछ समय के लिए पूरा आकाश साफ हो गया था और अनगिनत लकड़ी के राक्षसों को येशिवेन ने मौके पर ही मार डाला था। फिर यह उसके द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर लिया गया था। उनका वुड एम्परर बेल्ट थोड़ा और गाढ़ा हो गया और उनकी ताकत भी थोड़ी मजबूत हो गई। 5 तत्वों की युआन आरेख की लकड़ी तत्व शक्ति पर भरोसा करना दूसरों के लिए बहुत ही प्रतिबंधात्मक स्थान था, लेकिन उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं था। इसके विपरीत वह पानी में मछली की तरह था। यह अच्छा नहीं है। वह अवश्य ही लकड़ी से जुड़ी साधना पद्धति का अभ्यास कर रहा होगा। हंगामे को देखते हुए यह काफी शक्तिशाली होना चाहिए। यदि वह वास्तव में इसका अभ्यास करने में सफल होता है तो क्या हमारे पास खड़े होने के लिए जगह होगी? बू हाओमियाओ चिंतित होकर कहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। डरो मत, भले ही उसने इस मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर ली हो, लेकिन वह मेरे लिए खतरा नहीं होगा। सीटू नांटियन ने उपहास के साथ कहा, इसके अलावा यह कहना मुश्किल है कि वह जीवित रह सकता है या नहीं। वह किसी और चीज की परवाह क्यों करेगा? अत्यंत शक्तिशाली। भले ही मुझे इन लकड़ी के राक्षसों का सामना करना पड़े, मुझे पीछे हटना पड़ेगा। हालांकि वह उन्हें एक ही चाल में हराने में कामयाब रहा। माए की आंखें टिमटिमा उठीं। उसने पहले भी इन लकड़ी के राक्षसों से लड़ाई लड़ी थी, हालांकि अपनी ताकत के साथ भी, जो कि गहन मृत्यु क्षेत्र के शिखर को पार कर गई थी, वह और अधिक गहराई तक नहीं जा सकी। वह केवल वापस लौट सकती थी और दूसरों के साथ फिर से इकट्ठा हो सकती थी। कोई सोच सकता है कि इस माहौल ने उस पर कितना प्रतिबंध लगाया था। इसके विपरीत येशिवेन को कोई बाधा नहीं लग रही थी। काष्ठ गुण विधान से भरी हुई आत्मा ऊर्जा उनके लिए पोषक औषधि बन गई थी। यह उसके द्वारा पूरी तरह से आत्मसात कर लिया गया था और अचानक उसे और भी शक्तिशाली बना दिया। वह यह भी देख सकती थी कि येशिवेन कुछ अद्वितीय साधना पद्धति का अभ्यास कर रही थी। यह बहुत प्रभावशाली था। येशिवेन के सभी लकड़ी के राक्षसों को मारने के बाद वह टीम में लौट आया। उसने सबकी तरफ देखते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी। मैं वर्तमान में एक मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा हूं और मुझे इन लकड़ी से जुड़ी ऊर्जा की आवश्यकता है। मैं वास्तव में माफी चाहता हूं। गहन मृत्यु क्षेत्र के इन विशेषज्ञों के लिए ये भी कुछ धन थे। उन्हें आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता था। उसकी हरकतों के कारण बू हाओमियाओ, जो गुस्से में भड़कने वाला था, के पास कोई बहाना नहीं था। इतनी छोटी सी बात की वजह से वो येशिवेन से कैसे दूर हो सकता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी यह सिर्फ शुरुआत है। सीटू नांटियन ने अपना हाथ हिलाया और उदार नजर से कहा, वैसे भी उनका अंतिम लक्ष्य पूर्वजों के पेड़ का दिल था। इससे पहले बाकी सब कुछ मायने नहीं रखता था। वे रुके नहीं और पूर्वजों के पेड़ के डोमेन की गहराई की ओर उड़ते रहे। वे अत्यंत शक्तिशाली थे। पूर्वजों के पेड़ के डोमेन में शक्तिशाली लकड़ी के राक्षस उन्हें रोक नहीं सके। इसके अलावा येशिवेन था जो वुड एम्परर्स बेल्ट को संघनित करने पर तुला हुआ था। इसलिए उसने महसूस नहीं किया कि इन लकड़ी के राक्षसों का सामना करना मुश्किल था। इसके विपरीत उन्हें लगा कि यह एक अच्छा अवसर है। उन्होंने 3 दिन और 3 रात उड़ान भरी। मूल रूप से उनकी गति के साथ उन्हें एक साधारण दुनिया में पूरी गति से उड़ने में इतना समय नहीं लगेगा। हालांकि उन लकड़ी के राक्षसों से निपटने के लिए उन्हें बार बार रुकना पड़ा। पूरे 3 दिनों के बाद उन्होंने पूर्वज वृक्ष की सीमा के मुख्य क्षेत्र में अपना रास्ता बना लिया था। सबसे कमजोर लकड़ी के राक्षसों का सामना उन्होंने गहन जीवन क्षेत्र में किया। अब लकड़ी के दानव नहीं थे जो आकाश को मिटा सकते थे और पृथ्वी को ढक सकते थे। इसके बजाय केवल छोटी जनजातियां ही देखी जा सकती थीं। कुछ गहन जीवन क्षेत्र के विशेषज्ञों के अलावा यहां तक कि गहन मृत्यु क्षेत्र के विशेषज्ञ भी मिश्रित थे। इस दिन उनका सामना अत्यंत शक्तिशाली लकड़ी के राक्षसों के एक समूह से हुआ। ये लकड़ी के राक्षस इंसानों के आकार में थे। वे छोटे छोटे पर्वतों के समान विशाल थे। दूर से देखने पर वे पर्वत श्रृंखलाओं के समान प्रतीत होते थे। वे अत्यंत विशाल थे। वे अपने हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे और भयंकर आभा बिखेर रहे थे। उनकी आंखें तुरंत चमक उठीं। ऐसा लगता है कि लकड़ी के राक्षसों के इस समूह में उनमें से अधिक 100 थे। हालांकि वे सभी बेहद शक्तिशाली थे। उनमें से सबसे कमजोर भी गहन मृत्यु अवस्था और उससे ऊपर था। वास्तव में उनके बीच काफी संख्या में चरम गहन मृत्यु अवस्था विद्यमान थी। शिखर गहन मृत्यु क्षेत्र लकड़ी दानव ने जिस धन का प्रतिनिधित्व किया वह स्वाभाविक रूप से कहने की जरूरत नहीं थी।
हमें लकड़ी के राक्षसों के इस समूह को याद नहीं करना चाहिए। हमें ठीक से योजना बनानी चाहिए। C2 नांटियन ने रुक कर कहा। उसकी आंखें इच्छा से भर गईं। हालांकि इन लकड़ी के राक्षसों से निपटना आसान नहीं था। वे पहले के लकड़ी के राक्षसों की तरह नहीं थे, जहां उनमें से कोई भी उन्हें पूरी तरह से खत्म कर सकता था। इन लकड़ी के राक्षसों में से हर एक गहन मृत्यु क्षेत्र के ऊपर एक अस्तित्व था। वे बेहद शक्तिशाली थे और उनसे निपटना आसान नहीं था। केवल ये 100 से अधिक लोग गहन दुनिया में एक साधारण प्रथम श्रेणी बल के पास गहन मृत्यु चरण के विशेषज्ञों की संख्या के बराबर थे। वे केवल प्रथम श्रेणी की ताकतों के नेता थे, इसलिए उन्हें सावधान रहना पड़ा। हालांकि इससे पहले कि वे इन विशाल लकड़ी के राक्षसों के साथ परेशानी का सामना कर पाते, उन्हें पहले ही विशाल लकड़ी के राक्षसों द्वारा खोज लिया गया था। यह फिर से बाहरी लोग हैं। ये बाहरी लोग पूर्वजों के दिल को छीनने के लिए पूर्वजों के पेड़ के गिरने का फायदा उठाना चाहते हैं। हम उन्हें कैसे सफल होने दे सकते हैं? इन बाहरी लोगों को मरना ही होगा। मैं इन सब को खा जाऊंगा। यह सही है। भले ही पूर्वज वृक्ष गिर गया हो, पूर्वज वृक्ष का दिल हमें विरासत में मिलना चाहिए। इस तरह हम अपने बीच एक किंवदंती क्षेत्र विशेषज्ञ का उत्पादन करने में सक्षम होंगे। उस समय हमारे लकड़ी दानव कबीले के जीवनकाल के साथ हम सैकड़ों हजारों वर्षों तक शांति से रह पाएंगे। इन विशाल लकड़ी के राक्षसों ने कुछ हद तक लालची रूप प्रकट किया। ये ज़िवेन और अन्य लोगों ने इन विशाल लकड़ी के राक्षसों को शिकार के रूप में माना। हालांकि दूसरी ओर उन्होंने ये ज़िवेन और अन्य लोगों को भी अपना शिकार बनाया। मूल रूप से कोई अंतर नहीं था। अचानक येशिवेन ने एक अतुलनीय अत्याचारी आभा और दिव्य भावना को उन पर जकड़ा हुआ महसूस किया। हालांकि ये विशाल लकड़ी के राक्षस संख्या में कम थे, लेकिन वे कुलीनों में कुलीन थे। वे पूर्वजों के पेड़ के डोमेन में उच्च स्तर के जीवों से संबंधित थे। उनके शरीर प्रकाश से जगमगाते लकड़ी के मौलिक नियम थे। यह अज्ञात था कि उनमें से लाखों या करोड़ों थे, लेकिन वे सभी दिखाई दिए। वे लकड़ी के मौलिक नियमों के साथ पैदा हुए थे और कुछ को जन्म के बाद समझ लिया गया था। यह आम योद्धाओं से अलग था। हालांकि यह अजेय बनने का एक तरीका भी था। ये विशाल लकड़ी के राक्षस वास्तव में जीने से थक गए हैं। हमारे बारे में विचार रखने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? C2 नांटियन ने उपहास किया। उसने इन लकड़ी के दानवों की दिव्य इंद्रियों की खोज की थी, जिस क्षण उन्होंने उन पर ताला लगा दिया था। वह चुपके से नाराज था। यदि यह गहन मृत्यु क्षेत्र के शिखर पर एक साधारण विशेषज्ञ था, या यदि यह सिर्फ एक व्यक्ति था, तो उन्हें इन सैकड़ों वुड दानव जायंट्स का सामना करने से बचने के लिए एक चक्कर लगाना होगा। दुर्भाग्य से ये लोग साधारण लोग नहीं थे। उनमें से किसी एक को उसी दायरे में पूर्ण विशेषज्ञ माना जा सकता है। यहाँ तक ये ज़िवेन भी एक अस्तित्व था जो अपने स्तर से ऊपर लड़ सकता था। ये ज़िवेन, क्या तुम शक्तिशाली नहीं हो? अब हम इन विशाल लकड़ी के राक्षसों को तुम्हें दे देंगे। क्या तुम स्वीकार करने की हिम्मत करते हो? ये ज़िवेन, क्या तुम बहुत शक्तिशाली नहीं हो? अब हम तुम्हें ये विशाल लकड़ी के राक्षस देंगे। क्या तुम इसे स्वीकार करने की हिम्मत करते हो? उसने देखा कि एक शिवेन रास्ते में एक साथ मारे गए राक्षसों की तुलना में अधिक लकड़ी के राक्षसों को मार रहा था। स्वाभाविक रूप से वह बहुत दुखी था, इसलिए वो एक शिवेन को छेड़ने से खुद को रोक नहीं सका। बेवकूफ, क्या तुम उसके लिए अवसर पैदा नहीं कर रहे हो? C2 नांटियन ने चुपके से अपने दिल में शाप दिया। रास्ते में ये ज़िवेन की हरकतें बिना किसी अपवाद के एक बात साबित करती हैं, और वह यह थी कि वह एक अद्भुत जादुई मार्शल तकनीक का अभ्यास करने के लिए इन लकड़ी के राक्षसों का उपयोग कर रहा था। मूल रूप से उन्हें इन लकड़ी के राक्षसों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि उन्हें कुछ धन के रूप में माना जा सकता है, यह उन्हें एकांत योद्धाओं के लिए एक अच्छी फसल के रूप में माना जा सकता है। हालांकि वह पहले दर्जे की ताकत का नेता था, तो उसके पास इतनी छोटी फसल की कमी कैसे हो सकती है? हालांकि उन्होंने फिर भी कार्रवाई की। वह नहीं चाहता था कि एक शिवेन को इस मार्शल तकनीक का अभ्यास करने का अवसर मिले। हालांकि उसे पूरा भरोसा था कि वो एक शिवेन को दबा सकता है। हालांकि इस मार्शल तकनीक में महारत हासिल करने के बाद भी यह एक तरह की परेशानी होगी। इसलिए वह अब भी नहीं चाहता था कि एक शिवेन सफल हो। कौन जानता था कि रास्ते में कुछ ऐसा होगा जो उसे उदास कर देगा। ये ज़िवेन की मारक गति बहुत तेज थी। उनकी वध करने की गति अकेले उनकी संयुक्त गति से बहुत तेज थी। इससे वे एक शिवेन को रोकना चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए, जब तक कि दोनों पक्ष पूरी तरह से सौहार्द का ढोंग न छोड़ दें। ऐसे में वे लापरवाही से कार्रवाई करेंगे, नहीं तो वे केवल बेबसी से ये ज़िवेन को लकड़ी के सभी राक्षसों को छीनते हुए देख सकते थे। इस बार ये विशाल लकड़ी के राक्षस गहन मृत्यु क्षेत्र के ऊपर शक्तिशाली योद्धा थे। इस बार वह भी उन सभी को मारने की फसल से ललचाया। वह इन विशाल लकड़ी के राक्षसों को बांटने का प्रस्ताव रखने वाला था। हालांकि कौन जानता था कि बू हाओमियाओ अचानक इस तरह के मूर्खतापूर्ण विचार का प्रस्ताव देगा। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह ये सारी दौलत एक शिवेन को देना चाहता था?
लकड़ी के दानव के दिल और अन्य ऊर्जा के अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज वह धन था जो इन लकड़ी के राक्षसों ने कई सालों तक जमा किया था। ये लकड़ी के राक्षस उसकी नज़र में जानवरों से अलग नहीं थे। हालांकि आखिर वे बुद्धिमान प्राणी थे। इतने सालों के बाद उन्होंने जो संपत्ति जमा की थी वह काफी थी। क्या वे अचानक यक्षविन को दिए जाने वाले थे? भाई सीटू, चिंता मत करो, यह सिर्फ एक सुझाव है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे जो भी हो, ये विशाल लकड़ी के राक्षस गहन मृत्यु क्षेत्र में मौजूद हैं। उनमें से 10 गहन मृत्यु क्षेत्र के शिखर पर हैं। वह कुछ हमशक्लों के साथ भी इतने गहरे मौत के दायरे के विशेषज्ञों से नहीं निपट सकता। बू हाओमियाओ ने सीटू नांटियन की अभिव्यक्ति देखी और जल्दी से कहा। चूंकि उसने यह कहने का साहस किया, स्वाभाविक रूप से सब कुछ उसकी गणना के भीतर था। उसे यकीन था कि यक्षविन इन विशाल लकड़ी के राक्षसों से नहीं निपट सकता था और वह यह भी जानता था कि यक्षविन सहमत होने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर वह सहमत है तो यह और भी अच्छा होगा। उसे उन विशाल लकड़ी की आत्माओं पर हमला करने दो, यह सबसे अच्छा होगा। उन दोनों को पीड़ित होने दो। उस स्थिति में हम स्थिति का लाभ उठा पाएंगे। बू हाओमियाओ ने थोड़ी शालीनता के साथ कहा। किसी भी तरह उसके पास बनाने का एक तरीका था। हाँ सही, गड़बड़ हो गया। हाँ। सीटू नांटियन ने कुछ देर सोचा। बू हाओमियाओ ने जो कहा वह उचित था, इसलिए उन्होंने उसे नहीं रोका। इसके बजाय वह देखता रहा। मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? ये ज़िवेन हंसी। उसने बू हाओमियाओ, सीटू नांटियन और अन्य लोगों पर नजर डाली। वह कैसे नहीं जान सकता था कि ये लोग विशाल लकड़ी के प्राणी से लड़ने के लिए उसके लिए उत्सुक थे। यही उनके लिए सबसे अच्छा परिणाम होगा। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह वही होगा जो यक्षविन चाहते थे। उनके वुड एम्परर बेल्ट ने पिछले कुछ दिनों में अनगिनत लकड़ी के राक्षसों का वध किया था। हालांकि इन लकड़ी के राक्षसों की लकड़ी की विशेषता यज़िवेन के लिए ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि रास्ते में उसने उनमें से कितने का वध किया था। जब इन सभी को एक साथ जोड़ा गया तो यह एक खगोलीय आंकड़ा था। उनमें गहन जीवन अवस्था और गहन मृत्यु अवस्था के विशेषज्ञों की भी कोई कमी नहीं थी। इसलिए उनका वुड एम्परर बेल्ट पहले से ही आधे से अधिक पूर्ण हो चुका था। यदि वह इन 100 लकड़ी के दानवों को एक ही बार में नीचे गिरा सकता है तो वह निश्चित रूप से सफल होगा। उस स्थिति में उसका पंचतत्व कियान युआन आरेख पूरी तरह से पूरा हो जाएगा। 5 सम्राटों की मदद से वह गहन मृत्यु अवस्था के विशेषज्ञों को हराने में सक्षम होगा। उसकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। दूसरे शब्दों में, हर बार जब वह एक लकड़ी के राक्षस को मारता तो उसकी ताकत बढ़ जाती। वे केवल इसे देख सकते थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि ये ज़िवेन कितनी मजबूत हो जाएगी। जब उनकी लकड़ी सम्राट बेल्ट पूरी हो गई तो उन्हें पूर्वजों के पेड़ का दिल प्राप्त करने में अधिक विश्वास होगा। यह सोचते ही वह मुस्कुराए बिना न रह सका। सीटू नांटियन और अन्य लोगों के अलावा अन्य लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी। मेई एर ने ये ज़िवेन को सार्थक रूप से देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। भाई, ये अपने आप को मजबूर मत करो। ये लकड़ी के दानव बहुत शक्तिशाली हैं और तुम्हारे लिए इस तरह से आमने सामने लड़ना उचित नहीं है। भाई जियानशिंग को भी डर था कि ये ज़िवेन लकड़ी के इन दानवों से निपटने में सक्षम नहीं होगी। चिंता मत करो, हालांकि ये विशाल लकड़ी के राक्षस परेशान करने वाले हैं, मेरे अपने तरीके हैं। ये ज़िवेन ने परवाह नहीं की। मूल रूप से वह अभी भी चिंतित था कि 5 एलिमेंट्स हेवन डायग्राम और वुड एम्परर्स बेल्ट के निरंतर शोधन से स्वाभाविक रूप से बड़ी मात्रा में ऊर्जा की खपत होगी। सौभाग्य से इन लकड़ी के राक्षसों के पास भी काफी धन था। उसने उस सारी दौलत को लूट लिया और उसका उपयोग 5 एलिमेंट्स हेवन डायग्राम को परिष्कृत करने के लिए किया। इस तरह उसने कई जुबान कोर का उपभोग नहीं किया। मूल रूप से वह लड़ाई का उपयोग खुद को पोषित करने के लिए कर रहा था और वह मजबूत और मजबूत होता गया। यक्षविन ने उनके पछताने का इंतजार नहीं किया। एक लंबी गर्जना के साथ उसने सीधे विशाल लकड़ी के राक्षसों की भीड़ पर हमला किया। जब इन विशाल लकड़ी के राक्षसों ने देखा कि एक बाहरी व्यक्ति यज़िवेन ने सीधे उन पर हमला करने की हिम्मत की है तो वे तुरंत क्रोधित हो गए। उन्हें संख्या और ताकत में फायदा था, लेकिन उन्होंने पहला कदम भी नहीं उठाया था। यज़िवेन, एक बाहरी व्यक्ति, ने वास्तव में पहला कदम उठाने की हिम्मत की थी। वह बस मौत को दावत दे रहा था। उन्होंने तुरंत उपहास किया। एक शक्तिशाली लेट स्टेज डीप डेथ स्टेज विशेषज्ञ ने तुरंत एक लकड़ी का भाला निकाला और उसे यक्षविन की ओर बढ़ाया। वह उसके दिल में छेद करना चाहता था। हालांकि यह लकड़ी का बना था, यह कई दिव्य हथियारों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। यज़िवेन ने चकमा नहीं दिया। उन्होंने सीधे थप्पड़ मार दिया। बजना, धातु के टकराने की तेज आवाज के साथ लकड़ी के भाले पर तुरंत असीम शक्ति का प्रभाव पड़ा और वह तुरंत एक जोरदार धमाके के साथ टूट गया। यह बल भाले के माध्यम से भी प्रवाहित हुआ और लकड़ी के दानव के शरीर से टकराया। टकराना, उसके दोनों हाथ मौके पर ही फट गए। एक भयानक शक्ति उग्र और उबल रही थी। पल भर में अनगिनत ताकतों ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। वह चिल्लाए बिना नहीं रह सका। उसकी आंखें अनंत भय से भर गईं।
उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना कमजोर होगा। उसने सोचा कि वह इस अहंकारी बाहरी व्यक्ति को आसानी से नीचे गिरा सकता है। किसने सोचा होगा कि वह एक ही चाल में येशिवेन से हार जाएगा। उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना उसके सामने एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी और एक हाथ ने सीधे उसके शरीर के दानव क्यूई को पकड़ लिया और कुचल दिया, और फिर सीधे उसके शरीर से लकड़ी के दानव के दिल को पकड़ लिया और उसे मौके पर ही कुचल दिया। शुद्ध लकड़ी की विशेषता ऊर्जा जिसने आकाश को भर दिया था, उसे भी येजिवेन ने सीधे निगल लिया था। लकड़ी का दानव तुरंत हवा के साथ उड़ गया, जैसे हवा में धूल उड़ रही थी। तुम मौत को दावत दे रहे हो। इस समय गहन मृत्यु क्षेत्र के शिखर पर एक विशाल लकड़ी का दानव तुरंत क्रोधित हो गया। उनका अतुलनीय विशाल शरीर अचानक मुड़ गया। एक बड़ा हाथ सीधे येशिवेन की ओर थप्पड़ मारा। येजिवेन ने सीधे हाथ उठाया और मुक्का मारा। बजना, एक और अतुलनीय जोरदार धमाका हुआ। विशाल लकड़ी का दानव भयावह रूप से हंसा। वह पहले के लेट प्रोफाउंड डेथ स्टेज जूनियर जैसा नहीं था। उसकी ताकत पहले वाले से कई गुना अधिक अत्याचारी थी। उसे एक मांसपेटी में क्रश करें। वह ठंडा सूंघा। मांसपेटी, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? मुझे। जब उसने सोचा कि वह येजिवेन को कुचलकर एक मांसपेटी बना सकता है, तो उसे अचानक अपनी हथेली से एक भयानक गर्मी फैलती हुई महसूस हुई। हुश! एक पल में एक भयानक रहस्यमयी आग भड़क उठी। देखते ही देखते उसका हाथ जलकर राख हो गया। फिर यह पागलपन से उसके पूरे शरीर में फैल गया। आग बुझाने के प्रयास में उसने लगातार राक्षसी ची उगल दी। हालांकि राक्षसी क्यूई, जिसमें लकड़ी के गुणों के नियम शामिल थे, ने केवल आग की तीव्रता को बढ़ाया। एकाएक उसका शरीर और भी भयंकर रूप से जलने लगा। यह किस प्रकार की आग है? यह बहुत शक्तिशाली है। वह अविश्वास में लगातार दहाड़ता और चीखता रहा। किसी को पता होना चाहिए कि वह एक अलग लकड़ी की विशेषता की ऊर्जा से बनी आत्मा थी। हालांकि यह एक नियम था कि आग लकड़ी को वश में कर सकती है, वे सहज रूप से साधारण लपटों से बेखबर थे। उनसे निपटने के लिए साधारण लपटों का उपयोग करना असंभव था। यहाँ तक अगर यह एक साधारण लॉ थी तो वे इसे गंभीरता से नहीं लेते थे। किसने सोचा होगा कि इस तरह की लॉ इतनी शक्तिशाली होगी? फीनिक्स की चीख के साथ प्रोफाउंड डेथ रियल्म वुड डेमन की चोटी मौके पर ही पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। यह केवल एक गुण को विकसित करने की त्रासदी थी। हालांकि यह शक्तिशाली था, यह पूरी तरह से किसी ऐसी चीज से वश में हो जाएगा जो उसे वश में कर सके। उसके पास जवाबी कार्रवाई करने का कोई रास्ता नहीं था। येजिवेन नानमिंग पौराणिक अग्नि के कारण हैरान थी। यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली आग में से एक थी। केवल कुछ अन्य लपटें, जैसे कि ट्रू सनफायर, की तुलना इसके साथ की जा सकती है। तो कोई भी कल्पना कर सकता है कि यह कितना शक्तिशाली था। वह जलकर राख हो गया था और अक्षय लकड़ी की ऊर्जा सीधे येजिवेन द्वारा अवशोषित कर ली गई थी। अच्छा नहीं है, इस बच्चे के बारे में कुछ अजीब है। विशाल काष्ठ दैत्य घबराने लगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उसके पास ऐसी अग्नि विशेषता जादुई क्षमता होगी। वे तुरंत पीछे हट गए और भागने की कोशिश की। हालांकि येशिवेन उन्हें इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती थी। वह ठंडा सूंघा और आकाश में आग जल उठी। लकड़ी से जुड़े लिंकी की मदद से दुनिया को आग के समुद्र में बदल दिया गया था। इन लकड़ी के दानव दिग्गजों के पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था और वे लकड़ी की क्यूई में जल गए थे, जिससे आकाश भर गया था। फिर उसने अपना मुंह खोला और वह सब चूस लिया। उसके शरीर पर वुड एम्परर बेल्ट तुरंत संघनित हो गया। हर कोई चौंका। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि लकड़ी के ये राक्षस, जिनसे निपटना बहुत मुश्किल था, येजिवेन इतनी आसानी से निपट लेंगे। उसने उन सबको एक ही आग से भस्म कर दिया था। वह किस प्रकार की लौ है? यह बहुत शक्तिशाली है, बू हाओमियाओ ने हक्का बक्का होकर कहा। नान मिंगली फायर, यह फीनिक्स कबीले की सबसे शक्तिशाली नटाल जादुई शक्ति है, लॉन्ग जेनबेई ने कहा। पिछले काफी समय से ड्रैगन और फीनिक्स में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से फीनिक्स कबीले को अच्छी तरह से समझते थे। हालांकि उसके पास केवल कुछ ड्रैगन कबीले का खून था, वह उनसे अपरिचित नहीं था। उस पुरुष ने यह कैसे किया? बू हाओमियाओ को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। चूंकि इसे एक नटाल जादुई शक्ति कहा गया था, इसका मतलब था कि फीनिक्स कबीले के अलावा कोई भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास फीनिक्स कबीले का खून भी हो? सीटू नांटियन ने भौचक्का होकर कहा। यह असंभव नहीं था। फीनिक्स कबीले को अनगिनत वर्षों के लिए स्थापित किया गया था। इनका वंश बहुत विस्तृत था। यहाँ तक महान स्वर्गीय फोनिक्स लेडी भी मानव कबीले की थी। कुछ भी असंभव नहीं था। हालांकि इन सभी लकड़ी के राक्षसों को येजिवेन ने एक ही सांस में मार डाला था। जरा सा भी फायदा उनके हाथ नहीं लगा था। ये सभी साधारण लकड़ी के दानव थे। उनमें से सबसे कमजोर गहन मृत्यु क्षेत्र में था, जो अपने आप में अनंत धन का प्रतिनिधित्व करता है। येजिवेन ने अपने शरीर में सारी वुड क्यूई को अवशोषित करने के बाद धीरे धीरे राहत की सांस ली। वह स्वाभाविक रूप से अच्छी तरह से जानता था कि वह इस बार बड़े पैमाने पर सफल होने में सक्षम था, क्योंकि नानमिंगली फायर ने इन लकड़ी के राक्षसों को काफी हद तक रोक दिया था।
इसके अलावा वे पहरे पर नहीं थे, यही वजह है कि वह उन सभी को मारने में सक्षम था। अन्यथा इतने सारे गहरे मौत के दायरे वाले लकड़ी के राक्षसों से निपटना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि वुड एम्परर बेल्ट बनने के बाद 5 तत्वों के युआन आरेख पूरा हो गया और इसकी शक्ति बढ़ गई। भले ही उसकी खेती नहीं बढ़ी, लेकिन उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। हालांकि वे अनिच्छुक थे, ऐसा कुछ भी नहीं था जो वे कर सकते थे, विशेष रूप से सीटू नांटियन, जो बस एक शब्द भी नहीं कह सकते थे। उसने ये शिवन को नहीं रोका क्योंकि वह ये शिवेन को खुद को मूर्ख बनाते हुए देखना चाहता था। लेकिन कौन जानता था कि ये शिवेन ने खुद को मूर्ख नहीं बनाया और इसके बजाय इतना बड़ा लाभ प्राप्त किया। इसने निस्संदेह उसे बेहद अनिच्छुक बना दिया। भले ही यह मामला था, सभी के पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई चारा नहीं था। बहुत जल्दी वे पूर्वज ट्री वर्ल्ड के मध्य क्षेत्र में पहुंचे। रास्ते में उन्हें पीक प्रोफाउंड डेथ स्टेज वुड डायमंड्स की बढ़ती संख्या का सामना करना पड़ा। वे सभी पूर्वज वृक्ष का समर्थन करने के लिए मध्य क्षेत्र की ओर भाग रहे थे। गर्जन। अचानक जैसे ही वे पास आए, उन्होंने महसूस किया कि दूर से हवा का एक भयानक प्रवाह आ रहा है। पूरा आकाश फटने लगा और अंतहीन लकड़ी के मौलिक नियम एक पल में प्रकट हो गए। शून्य बुरी तरह से विकृत हो गया, मानो किसी प्रकार की शक्ति से इसे उड़ा दिया गया हो। ध्यान से, ये ज़िवेन की इंद्रियां सबसे तेज थीं और उन्होंने इस विसंगति का पता लगाने वाले पहले व्यक्ति थे। इस समय येशिवेन को कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उस पल में एक राक्षसी लहर बह निकली। ऐसा लग रहा था कि यह आकाश को नष्ट कर सकता है और पृथ्वी को बुझा सकता है। ऐसा लग रहा था जैसे यह सब कुछ समतल कर सकता है। सभी ने जल्दबाजी में अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सुरक्षात्मक सच्ची मौलिक ऊर्जा या विभिन्न जादू के उपकरण तैयार कर लिए। बूम! हवा की अनगिनत लहरें ये जीवेन के शरीर को पार कर गईं और उसके कपड़े हवा में लहरा गए। उसके शरीर की सतह पर अनंत देवता पानी की सतह की तरह हिंसक रूप से उतार चढ़ाव करने लगे। संपूर्ण गर्जना की ध्वनि तरंगों की शक्ति की कल्पना की जा सकती थी। यह बेहद भयानक था। हर कोई इसे बिना किसी दुर्घटना के चकमा देने में कामयाब रहा। हालांकि उनके भाव सभी बदसूरत हो गए। उग्र गर्जना की शक्ति बहुत अधिक और भयावह थी। यदि यह गहन मृत्यु अवस्था से नीचे का कोई व्यक्ति था, यदि वे सावधान नहीं होते तो वे उस गर्जना से मौके पर ही मारे जा सकते थे। उनके भाव गंभीर हो गए क्योंकि उन्होंने पाया कि पूर्वज वृक्ष की ताकत 1000 गुना या यहाँ तक 10,000 गुना अधिक भयानक थी, जो कि उन्होंने शुरू में उम्मीद की थी। यह वृक्षों का एक असीम समुद्र था जो जहाँ तक नजर जाती थी वहाँ तक फैला हुआ था। यह एक अतुलनीय विशाल जंगल की तरह था और इस विशाल जंगल के केंद्र में एक विशाल वृक्ष था। यह बेहद लंबा, बेहद चौड़ा, बेहद लंबा और बेहद लंबा था, जो बादलों तक पहुंच रहा था। इस पूर्वज वृक्ष की अपेक्षा के अनुरूप यह, भले ही ये ज़िवेन ने अपने जीवन में कई विशाल जीवों को देखा था और यह भी महसूस किया था कि स्वर्ग और पृथ्वी के नियम भी बहुत बड़े हो सकते हैं, उसने इतना बड़ा प्राणी कभी नहीं देखा था। पूरा पेड़ व्यावहारिक रूप से अपनी ही दुनिया थी। आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा और भी निडर हो गई। एंसेस्टर ट्री की युआन स्पिरिट सीधे एक विशाल हरे लकड़ी के दानव विशालकाय में परिवर्तित हो गई। यह अतुलनीय विशाल वृक्ष की रखवाली करते हुए बस हवा में तैरता रहा। वह युआन स्पिरिट पूर्वज वृक्ष है। जब तक उसकी युआन आत्मा नष्ट हो जाती है, तब तक किसी और चीज के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बाई जियानशिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और विशाल लकड़ी के दानव को देखा और कहा। सभी ने सिर हिलाया। वे इस बात को लेकर भी बहुत स्पष्ट थे कि यदि वे पूर्वज वृक्ष की युआन आत्मा को समाप्त नहीं कर सके तो वे विशाल वृक्ष के आंतरिक भाग को भेदने में सक्षम नहीं होंगे। वहीं असली खजाना स्थित था। वास्तव में यह विशाल वृक्ष ही वह स्थान था जहां खजाना स्थित था। एक समय के लिए पूरा अंतरिक्ष हिल गया और लहरदार हो गया। स्थानिक तरंगों की परतें लगातार दिखाई दे रही थीं। अनगिनत मार्शल आर्ट की धार हवा में पूर्वज वृक्ष की युआन आत्मा की ओर बह गई। इस बार हर कोई तैयार होकर आया था और वे सभी अग्नि विशेषता वाले जादुई उपकरणों का उपयोग कर रहे थे। इसके अलावा वे सभी स्वर्गीय लपटें थीं। ये सामान्य लपटें नहीं थीं और उन्होंने आग के ड्रैगन का निर्माण किया जो आकाश और पृथ्वी को कवर करते हुए बह गए। हालांकि ये हमले वास्तव में पूर्वजों के पेड़ की युआन आत्मा को नुकसान पहुंचाने में असमर्थ थे। एंसेस्टर ट्री की युआन स्पिरिट को मात नहीं देनी थी। विशाल लताएं शून्य में तैरती हैं और समय समय पर बाहर निकलती रहती हैं। वे तेज, सटीक और निर्मम थे, सीधे शून्य में छेद कर रहे थे। समय समय पर ऐसे लोग होंगे जो लापरवाह थे और उन्हें बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं कर सकते थे। उन्हें मौके पर ही चोटें आई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उनकी लाशें जमीन पर गिर गईं और नीचे के ऊंचे पेड़ों से सीधे निगल गए, बिना दफन किए मर गए। लड़ाई बेहद तीव्र थी, लेकिन हर कोई पूर्वज वृक्ष का दिल पाने के लिए पागल हो गया था। इन विशेषज्ञों के लिए प्रोफाउंड डेथ रियलम के चरम पर पोवांग दायरे में प्रवेश करने की एकमात्र उम्मीद थी। पोवांग क्षेत्र और गहरा मृत्यु क्षेत्र केवल एक क्षेत्र के अलावा थे, लेकिन अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा था।
इन विशेषज्ञों के लिए पोवान क्षेत्र में सेंध लगाने की संभावना बहुत कम थी। अगर मौका होता तो वे बहुत पहले ही पोवांग दायरे में आ गए होते। शेष लोगों के लिए वे विभिन्न कारणों से पोवांग क्षेत्र में प्रवेश करने में असमर्थ थे। उनके लिए वे थोड़ी सी भी उम्मीद आसानी से नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वे सब पागल हो गए थे। अचानक ये जिवेन ने देखा कि उसके पैरों के नीचे पेड़ों के बीच एक विशाल लकड़ी का दानव छिपा हुआ था। यह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से येकशिवेन को घूर रहा था, जो तांबे की घंटियों जैसी थीं। यह वास्तव में येकशिवेन के समूह पर एक आश्चर्यजनक हमला करने की योजना बना रहा था। मूल रूप से उनकी आभा पूरी तरह से पेड़ों में एकीकृत थी, इसलिए कोई भी उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा। ये जिवेन की धारणा बहुत उत्सुक थी, इसलिए इस अराजक लिंग की ज्वार के बीच इस विशाल लकड़ी के दानव को ढूंढना उसके लिए संभव था। हम्फ, अति आत्मविश्वासी जानवर, येकशिवेन ने जोर से चिल्लाया। फिर एक बड़ा हाथ अचानक उस विशाल लकड़ी के दानव को पकड़ने के लिए निकला। यह इतना बड़ा था कि इसने आकाश और सूर्य को मिटा दिया और अचानक एक बड़ा हाथ बनाया और उस विशाल लकड़ी के दानव को पकड़ लिया। जब सभी ने ये जिवेन को अपनी चाल चलते देखा तो उन्होंने पाया कि यह लकड़ी का दानव उन पर चुपके से हमला करने की योजना बना रहा था। वे अपने दिल में एक डर को महसूस किए बिना नहीं रह सकते थे। अगर वह सफल हो जाता तो थोड़ी परेशानी होती। यहाँ तक अगर उपस्थित सभी लोग एक शीर्ष विशेषज्ञ थे तो भी वे इस बात की गारंटी नहीं दे सकते थे कि उन्हें कुछ नहीं होगा। जब लकड़ी के दानव ने देखा कि इसके माध्यम से देखा गया है तो उसने तुरंत एक जोरदार दहाड़ निकाली। जैसे ही उन्होंने येकशिवेन की ओर बमबारी की, लकड़ी की अनगिनत जादुई शक्तियों ने आकाश और पृथ्वी को ढंक दिया। हालांकि उनमें से कोई भी येजिवेन के विशाल हाथ को हिला नहीं सका जिसने आकाश को ढक रखा था। अचानक येकशिवेन द्वारा हड़प लिया गया और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितना संघर्ष किया, इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसे सीधे येजिवेन ने पकड़ लिया और मौके पर ही फट गया। यह लकड़ी की ऊर्जा में बदल गई जिसने आकाश को भर दिया और येकशिवेन द्वारा अवशोषित कर लिया गया। 5 एलिमेंट्स कियान युआन डायग्राम थोड़ा मजबूत हो गया था। यह अफसोस की बात है कि यह केवल गहन मृत्यु क्षेत्र में है, अन्यथा मैं और अधिक अवशोषित करने में सक्षम होता। येजिवेन ने अपना सिर हिलाया और कुछ अफसोस भरे लहजे में कहा। जब सभी ने देखा कि येजिवेन ने आसानी से एक गहरे मौत के दायरे वाले लकड़ी के दानव को मार डाला है तो उनका दिल जोर से उछलने से खुद को रोक नहीं सका। यह बू हाओमियाओ और अन्य लोगों के लिए विशेष रूप से सच था। उनके चेहरे पहले से भी ज्यादा भद्दे हो गए थे। इससे पहले येजिवेन ने एक ही बार में 100 से अधिक गहरे मौत के दायरे वाले लकड़ी के राक्षसों को मार डाला था। इसे समझाया जा सकता है क्योंकि उन्हें स्वर्गीय ज्वाला द्वारा गाद से पकड़ा जा रहा है। हालांकि अब जब येजिवेन ने एक गहरे मौत के दायरे में लकड़ी के दानव को लापरवाही से कुचल दिया था, बू हाओमियाओ को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह भी इतनी आसानी से ऐसा नहीं कर पाएगा। यहाँ तक येकशिवेन ने भी पहले ऐसा ही किया था, इसलिए एक ही संभावना थी। येकशिवेन और मजबूत हो गई थी, वह और भी शक्तिशाली हो गया था। क्या हमें भी कार्रवाई करनी चाहिए? युनरॉ ने पूछा। हाँ, हमें भी कार्रवाई करनी चाहिए। वृक्ष पूर्वज की हट से मूर्ख मत बनो। यह मृत्यु से पहले एक अंतिम संघर्ष है। अब हमें क्या करने की जरूरत है कि उसकी थकावट को तेज किया जाए और उसे जल्द से जल्द मरने दिया जाए। हमारे पास यहाँ बर्बाद करने के लिए इतना समय नहीं है, बाई जियानशिंग ने कहा। हाँ, सभी ने एक के बाद एक सिर हिलाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास किस प्रकार के विचार थे, इस समय उन सभी के विचार समान थे। उन्हें पहले पेड़ के पूर्वज को मारना था। उसके बाद क्या हुआ इसके बारे में वे उसके बाद ही सोच सकते थे। हालांकि येजिवेन ने अचानक अंतरिक्ष में एक सूक्ष्म बोधगम्य उतार चढ़ाव देखा। बू हाओमियाओ के हाथ से एक आत्मा निकली। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसके दिमाग में अनगिनत विचार कौंध गए। हालांकि उनका चेहरा नहीं बदला। उन्होंने बू हाओमियाओ को बेनकाब नहीं किया, हालांकि वह अपने दिल में पहरे पर था। इस समय सभी ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। सभी की तरह वे भी तैयार थे। अग्नि विशेषता, मार्शल आर्ट, जादुई शक्तियां और जादुई उपकरण सभी शक्तिशाली शक्ति के साथ विस्फोट हो गए। कोई आम आदमी होता तो मौके पर ही मारा जाता। हालांकि वृक्ष पूर्वज कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वास्तव में वह पोवान क्षेत्र में नवागंतुक नहीं थे, बल्कि एक उत्कृष्ट प्रतिभा थे। अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि वह मरने वाला था तो कौन उसे निशाना बनाने की हिम्मत करेगा। इसके अलावा वह वृक्ष पूर्वजों के डोमेन की तरह एक खोह में था। अचानक हवा के माध्यम से कुछ फाड़ने की एक तीखी आवाज मौके पर सुनाई दी। उसके बाद एक बेल चाबुक सीधे ऊपर से टकरा रही थी।